हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं खाकी से गद्दारी का 5वां एपिसोड। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं खाकी से गद्दारी एपिसोड नंबर 5। जगमोहन ने साधारण पैंट कमीज पहन रखी थी। वह क्लीन शेव्ड था। कलाम ने उसे जब्बार से मिलवाया। ये जब्बार साहब हैं। जगमोहन जब्बार के गले मिला। कई बार तुम्हारा नाम सुना, आज तुमसे मिलना भी हो गया। जगमोहन बोला। तुम तो किसी भी तरफ से कश्मीरी नहीं लगते। जब्बार मुस्कुराकर बोला। उसी का तो मुझे भरपूर फायदा मिलता है। जगमोहन ने कहा। कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में मुझे अक्सर कश्मीर से बाहर रहना पड़ता है। मेरा कश्मीरी चेहरा तो कब का गायब हो चुका है। मुझे इस बात का भी बहुत फायदा मिलता है। कश्मीर में ये लोग मुझे बाहर का समझते हैं। मैं अपने संगठन के कामों को बहुत अच्छी तरह निभा रहा हूँ। कलाम, अब्बा कहाँ हैं? वह कुछ देर पहले ही गए हैं। जगमोहन और जब्बार 2 कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए। कॉफी के लिए कहो, जगमोहन बोला। कलाम ने आवाज लगाकर कॉफी लाने को कहा। तुम आजकल बुरी स्थिति से गुजर रहे हो जब्बार, जगमोहन बोला। हाँ, मेरा वक्त खराब चल रहा है। जब्बार ने गहरी सांस ली। बड़ा खान का फोन अब्बा को आया था, परंतु ना तो अब्बा ने इस बात पर भरोसा किया, ना मैंने। हम जानते हैं कि जब्बार गद्दार नहीं हो सकता। मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया, जब्बार ने उखड़े स्वर में कहा। बड़ा खान ने मुझे बदनाम कर दिया है सब जगह। चिंता मत करो, अब तुम हमारे साथ हो, सब ठीक हो जाएगा। ये भी सुना है कि तुम शहीद होने जा रहे हो। ये भी बड़ा खान की बकवास है। मैंने तुम्हारी तलाश में आदमी लगा दिए थे, उन्होंने तुम्हें ढूंढ निकाला। अब तुम सही हाथों में आ गए हो। बड़ा खान जानता है कि मैं तुम लोगों के पास हूँ? अभी वह कुछ नहीं जानता। हमें उसकी परवाह भी नहीं है। हमें सिर्फ अब अपने कामों से मतलब रखना है। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? पूरी तरह, जब्बार ने दृढ़ स्वर में कहा। हमारे संगठन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं और दिल लगाकर काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी वैसा ही बन जाओ। तुम हम पर भरोसा करो और हम तुम पर, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तभी कॉफी आ गई। दोनों ने एक एक प्याला थाम लिया। कलाम पास ही खड़ा था। मुझे क्या काम करना होगा? जब्बार ने कॉफी का घूंट भरकर कहा। तुम कश्मीर को आजाद देश देखना चाहते हो? हाँ, हमारा भी यही इरादा है, परंतु ये बात हमें किसी भी कीमत पर भूलनी नहीं चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम किसी देश का एक टुकड़ा अलग करने के ख्वाब देखेंगे तो सफर कठिन हो जाएगा। बात यहीं तक होती तो अब तक हमारे संगठन ने कोई रास्ता निकाल लेना था, परंतु पाकिस्तान ने कश्मीर में गंदगी डाल दी है। कैसे? कभी वक्त था कि 1 या 2 संगठन होते थे। वे अपनी कहते और सरकार उनकी सुनती थी, बातचीत होती थी। परंतु जब से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कराकर आतंकवादियों को भेजना शुरू किया है, तब से ही परेशानी आ गई है और हम सही मुद्दे से भटक गए हैं। पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने अपने अपने संगठन खड़े कर लिए हैं। हर रोज ही कहीं ना कहीं खून खराबा होता है। ऐसे में हिंदुस्तान ने असल मुद्दे पर बातचीत बंद करके कश्मीर में सेना लगा दी कि यहाँ के हालातों को संभाला जा सके। यानी कि जो असली मुद्दा था वह धमाकों में ही गुम होकर रह गया है। जब्बार कॉफी के घूंट भरता जगमोहन को देखता रहा। संगठनों की ज्यादा संख्या ने कश्मीर के हालात खराब कर दिए और सच बात तो यह है कि हकीकत में कोई भी संगठन कश्मीर का भला नहीं चाहता। वह जानते ही नहीं कि मुद्दा क्या है। उन्हें सिर्फ खून खराबा करना है, क्योंकि इसी बात के लिए पाकिस्तान से पैसा मिलता है उन्हें। अगर वे खून खराबा बंद कर देंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तुम ही कहो, मैंने ठीक कहा या गलत? ठीक कहा, जब्बार ने सिर हिला दिया। अब बड़ा खान को ही लो, उसने आतंकवाद की दुकान खोल रखी है। पैसा दो और बम विस्फोट करा लो। संगठन उसे पैसा देते हैं और अपने नाम पर विस्फोट करा लेते हैं। संगठन भी खुश और बड़ा खान भी खुश, जगमोहन बोला। इसलिए अब हम कश्मीर की आज़ादी के सारे काम रोककर इन खामखा के संगठनों को खत्म कर देना चाहते हैं। ये खतरनाक काम है, जब्बार के होठों से निकला। उन्हें
इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। वह ताकत रखते हैं। ताकत तो हम भी रखते हैं, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा, लेकिन ये करना सच में खतरनाक है। परंतु हमारे ये ही कहना है कि हम इन संगठनों को खत्म करेंगे। खत्म न कर सके तो कमजोर करेंगे। हम चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा आए कि सबसे ऊपर हमारा ही संगठन हो और सरकार तब हमसे बात करे। इन संगठनों से भी खतरनाक है अपनी दुकान खोले बैठा बड़ा खान। कई संगठन उसी के भरोसे कश्मीर में, देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। खुद संगठनों में मक्खी मारने का दम नहीं और बड़ा खान को पैसे देकर आतंक अपने नाम पर फैला देते हैं। 3 महीने पहले दिल्ली में विस्फोट हुए, याद है? तब मैं जेल में था, परंतु उन विस्फोटों का पता चल गया था। वह विस्फोट एक ऐसे संगठन ने बड़ा खान के दम पर कराए जिनकी संख्या ही मात्र 20-25 है और दुकान के साइज का एक ठिकाना है जहां वे इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। पैसे दिए और बड़ा खान से विस्फोट कराकर ऊपर अपनी मोहर लगा दी, यानी कि बड़ा खान ना हो तो कश्मीर की आधी मुसीबत हल हो जाए। जब्बार गंभीर निगाहों से जगमोहन को देख रहा था। हम सबसे पहले बड़ा खान से ही अपना काम शुरू करेंगे, जगमोहन बोला। बड़ा खान से? जब्बार के होठों से निकला। हाँ, पहले उसे और उसके संगठन को खत्म करेंगे। वह बहुत खतरनाक है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूं। वह आसान नहीं है। इसी बात का तो हमें फायदा मिलेगा कि तुम उसके साथ काम कर चुके हो, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तुम उसके आदमी रह चुके हो और उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। ये सब हमें फायदा देगा। जब्बार के होंठ भिज गए। क्या बड़ा खान के लिए तुम्हारे दिल में नरमी है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मत भूलो कि बड़ा खान ने तुम्हें हर जगह गद्दार करार करवा दिया है। कोई भी संगठन तुम्हें अपने पास बैठाने को तैयार नहीं, जबकि वही संगठन हमेशा ये चाह रखते थे कि तुम उनके लिए काम करो। जब्बार का चेहरा सख्त हो गया। बड़ा खान ने तुम्हारे लिए भी मौत चुन ली। वह तुम्हें आत्मघाती बम बनाकर मार देना चाहता था। ये हम ही थे जो तुम्हें यहाँ ले आए। हमारे संगठन से जुड़ने का सबसे पहला मंत्र है वफादारी। मैं वफादार हूँ तुम्हारे संगठन का। ये बात तुम्हें साबित करनी होगी। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर बड़ा खान के खिलाफ चलना होगा कि उसे खत्म कर सके। अगर तुम्हें बड़ा खान का खौफ है तो बेशक हमसे अलग हो सकते हो। अलग होने का वक्त अभी भी तुम्हारे पास है। ये इरादा नहीं है मेरा। जब्बार के चेहरे पर कठोरता थी। तो आज से हम मिलकर बड़ा खान के खिलाफ काम करेंगे, उसे कश्मीर से उखाड़ फेंकेंगे, जगमोहन तेज स्वर में बोला। अल्लाह जो करेगा ठीक ही करेगा, कलाम कह उठा। तैयार हो तुम जब्बार मलिक? जगमोहन ने पूछा। हाँ, ये खुशी की बात है कि अब तुम हमारे संगठन में आ गए हो। जगमोहन गर्व भरे अंदाज में मुस्कुराया। जब्बार भी मुस्कुरा पड़ा। तुम बड़ा खान के बारे में सब कुछ मुझे बताओगे, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हम कैसे काम करें। कलाम जी, हमारे लिए लंच का इंतजाम करो। मैं और जब्बार एक साथ दोपहर का खाना खाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है, कलाम ने कहने के बाद अपने आदमियों से लंच का इंतजाम करने को कहा। लंच लेने तक तुम बड़ा खान के बारे में वह सारी जानकारियां तैयार कर लो जो मुझे बतानी है। मुझे पता है कि तुम उसके काफी खास थे। हाँ, फिर तो बड़ा खान को खत्म करना और भी आसान होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये काम इतना आसान नहीं, परंतु नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता, जब्बार ने सोच भरे स्वर में कहा। बड़ा खान को जानते हो? नहीं, परंतु मैं इतना जानता हूं जो कि बड़ा खान को जान लेने के ही बराबर है, जब्बार गंभीर स्वर में बोला। इस बारे में लंच के बाद बात करेंगे, जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। लंच उन दोनों ने अलग कमरे में किया। कलाम उस दौरान पास ही मौजूद रहा और 2 आदमी खाने के दौरान उनकी जरूरतें पूरी करते रहे। इस बीच उनमें खास बात नहीं हुई। खाना समाप्त हो गया, बर्तन उठा लिए गए। कलाम इस दौरान कमरे में ही रहा। जगमोहन बोला, अब कहो जब्बार, बड़ा खान के बारे में मुझे बताओ। बड़ा खान की उम्र 50-52 के करीब है, जब्बार गंभीर स्वर में कह उठा। तुमने देखा है उसे? शायद, परंतु यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। वह कैसे? एक दिन मैं 7-8 लोगों से मिला था, सब लगभग इसी उम्र के थे।
बाद में मुझे बड़ा खान ने फोन पर बताया कि वह उन्हीं लोगों में से कोई एक था। हमारी बात फोन पर ही होती थी, जब्बार ने बताया। फिर तो हम आसानी से बड़ा खान को तलाश कर सकते हैं उन 7-8 आदमियों में से। ये मतलब नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी काम के सिलसिले में मैं कहीं पर उन लोगों से मिला था। एक ही बार मिला उनसे। मुझे नहीं मालूम था कि वह कहाँ से आए और कहाँ चले गए। हिंदुस्तानी है बड़ा खान, पाकिस्तान से आया है। वह यहाँ आतंक पैदा करने ही आया था। कश्मीर में वह आतंक फैलाने का ठेकेदार बन गया और संगठनों से पैसा ले लेकर हिंदुस्तान में आतंक फैलाने लगा, जब्बार ने बताया। 3 साल की जब मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहा था तो वहां भी मैंने बड़ा खान का नाम सुना था कि वह बहुत शातिर इंसान है यहाँ का। तुमने अगर बड़ा खान तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचोगे? जगमोहन ने पूछा। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। सोचो कि अगर तुम ऐसा करना चाहो तो कैसे करोगे? जब्बार खामोश रहा, सोच में डूबा लगा। उसका कोई खास ठिकाना? मैं एक बार वहां गया था, जो कि उसका खास ठिकाना माना जाता है, परंतु वहां मुझे रात को काले शीशों वाली कार में ले जाया गया और मेरे आसपास आदमी बैठे थे। वह रात कोहरे की रात थी और मैं रास्ता नहीं देख पाया। सफर लंबा था। बड़ा खान तुम पर भरोसा नहीं करता था? करता था। तो फिर तुम्हें उसने अपने ठिकाने के बारे में क्यों नहीं बताया? कुछ चीजें वह सबसे छिपा कर रखता था। एक बार उसके ठिकाने की खबर बाहर चली गई थी, जो कि उसके उन 10 आदमियों में से किसी एक ने खबर बाहर लीक की थी, जो उसके करीब ही रहते थे। तब बड़ा खान ने उन 10 को ही शूट कर दिया था। तुम बड़ा खान के किन ठिकानों के बारे में जानते हो? जगमोहन ने पूछा। मैं उसके कई ठिकानों से वाकिफ हूँ, जैसे कि हथियार रखने का ठिकाना, वह ठिकाना जहाँ उसके आदमी मौजूद रहते हैं, या फिर वह ठिकाना जहाँ आत्मघाती दस्ते के लोग रहते। आत्मघाती दस्ते के लोग? हाँ, उन्हें वह 3-4 लाख में पाकिस्तान से खरीद कर लाता है, सीमा पार कराया जाता है, और जब भी उसे कोई संगठन आत्मघाती विस्फोट का ऑर्डर देता है तो उनमें से किसी का इस्तेमाल करता है। ये वह लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत गरीब हैं और खाने को रोटी नसीब नहीं होती। 2-4 लाख के लालच में वह अपने परिवार के किसी सदस्य को बेच देते हैं। कई बार तो ये सौदा महज 25,000 में हो जाता है। बड़ा खान के लोग पाकिस्तान में भी हैं और ऐसे लोगों की तलाश में लगे रहते हैं जो कि अपने परिवार के किसी सदस्य को बेचना चाहते हैं। ऐसे लोग जब 4-5 हो जाते हैं तो वहाँ के लोग सीमा पार कराकर ले आते हैं। इधर बड़ा खान आत्मघाती हमला कराने के लिए संगठनों से 50 लाख की कीमत लेता है। जगमोहन ने सिर हिलाया, नजरें जब्बार पर थीं। बड़ा खान हर काम बहुत पक्के तरीके से करता है, प्लानिंग बनाकर करता है। 2 लोग उसके बेहद खास हैं जो कि पाकिस्तान से ही उसके साथ आए हैं। एक का नाम रशीद है, दूसरा मस्तान है। बड़ा खान के कामों को ये दोनों ही संभालते हैं। क्या इन दोनों तक पहुंचा जा सकता है? कोशिश की जाए तो पहुंचा जा सकता है। जब्बार ने सिर हिलाया। मैं बड़ा खान के 8-10 ठिकाने जानता हूँ और मस्तान रशीद के चक्कर इन ठिकानों पर मौजूद लोगों से बात करने के लिए लगते ही रहते हैं। इन दोनों के मरने से बड़ा खान को नुकसान होगा? हाँ, उसे इन दोनों पर भरोसा है। तुम बड़ा खान की 8-10 जगह जानते हो? जब्बार ने सहमति में सिर हिलाया। रशीद और मस्तान पर हाथ डालने के लिए अभी उन जगहों को सलामत रखना होगा, जैसा तुम ठीक समझो। रशीद और मस्तान कहाँ रहते हैं ये तुम नहीं जानते? नहीं, बड़ा खान मेरे से फोन पर बात करके ही मुझे बता देता था कि कहाँ पर क्या काम करना है। जरूरत के मुताबिक हथियार, आदमी और पैसा पहुंच जाते थे। रशीद और मस्तान से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। रशीद और मस्तान जानते हैं कि बड़ा खान कौन है और कहाँ रहता है? कह नहीं सकता, ख्याल है कि जानते होंगे क्योंकि वह भी पाकिस्तान के हैं। संगठन बड़ा खान से कैसे संबंध बनाते हैं तुम्हें नहीं मालूम? जब्बार ने जगमोहन को देखा। मालूम है, जगमोहन मुस्कुराया। मेरा अपना संगठन है। तुमसे इसलिए पूछा कि शायद तुम कोई नई बात बताओ। जिस संगठन ने भी बड़ा खान से आतंकवादी कार्रवाई करानी होती है वह रशीद या मस्तान से फोन पर बात करता है। वे इस खबर को बड़ा खान तक पहुंचा देते हैं और बड़ा खान बात कर लेता है संगठन से।
यानी कि रशीद और मस्तान बड़ा खान के लिए जरूरी लोग हैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि सारा काम इन दोनों ने संभाल रखा है। काम की कीमत भी ये दोनों ही लेते हैं। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। पता है, लेकिन हमारे संगठन ने बड़ा खान से कोई काम नहीं लिया। तुमसे पूछकर बात पक्की कर रहा हूँ। बड़ा खान सामने नहीं आता, ये दोनों ही सब कुछ करते हैं। बड़ा खान की नजरों में तुम्हारी क्या कीमत थी? बहुत कीमत थी। मुझसे बिगाड़कर वह पछता रहा होगा। मैं उन बड़े कामों को पूरा करता था जो कि कोई दूसरा नहीं कर पाता था। वह मेरे हवाले काम करके निश्चिंत हो जाता था और उसे पता होता था कि काम ठीक से पूरा हो जाएगा। उसे इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि मैं जेल से कब बाहर आता हूँ। करने वाले कई काम मेरे जेल में चले जाने की वजह से अधूरे पड़े थे, परंतु मेरे जेल से बाहर आते ही उसे इस बात का शक हो गया कि मैं पुलिस से मिल गया हूँ। वह मुझे खत्म कर देना चाहता था कि मैं उसके बारे में कुछ भी किसी को न बता सकूं। वह मुझे इज्जत की मौत देना चाहता था। तभी उसने मेरे को शहीद बनाने का विचार किया, वरना वह सीधे सीधे मुझे आसानी से मार सकता था। बड़ा खान को यकीन था कि तुम गद्दार हो, या उसे इस बात का शक रहा? यकीन होता तो वह मुझे कब का मार देता। इंस्पेक्टर सूरजभान यादव कौन है? जगमोहन ने पूछा। मैं उसे पुलिस वाले के तौर पर जानता था, जो दिल्ली से आया है मेरे लिए। बाद में पता चला कि वह पुलिस वाला नहीं है। सुना तो यही है कि वह पुलिस वाला नहीं है। उसने तुम्हें बाहर क्यों निकाला? ये उसकी मर्जी, जब्बार ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन वह जो भी है, सातिर इंसान है। उसने ये सब इसलिए किया कि बड़ा खान मुझे शक भरी नजरों से देखे, और ऐसा ही हो गया। वह है कौन? मैं नहीं जानता। मैं उसकी चाल में फंसकर बदनाम हो गया। रशीद और मस्तान के हुलिये क्या हैं? दोनों 40-45 की उम्र के हैं। मस्तान सामान्य कद काठी का है और रशीद थोड़ा मोटा। दोनों खतरनाक हैं। काम की बातें करते हैं, फालतू नहीं बोलते। रौब से रहते हैं, रौब से काम लेते हैं। अक्सर दोनों साथ ही आते जाते हैं। कम ही ऐसा होता है कि कोई अकेला दिखे। पक्की जोड़ी है, ऐसा ही समझ लो। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। जब्बार गंभीर था। मैं बड़ा खान के बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक हूँ, जगमोहन कह उठा। उसके बारे में तो रशीद या मस्तान ही सब कुछ बता सकते हैं। कभी कुछ सुना हो बड़ा खान के बारे में? वह श्रीनगर रहता है, यही सुना है। और रशीद व मस्तान, ये भी कश्मीर में ही है। जम्मू में 3-4 ठिकाने हैं बड़ा खान के। तुम्हारा मतलब कि हमें कश्मीर जाना होगा? हाँ। क्या वहां पर तुम्हारे लोग हैं? बहुत, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। हमारे लोग हर जगह हैं। तुम जम्मू के उन ठिकानों के बारे में बताओ जो बड़ा खान के हैं। जब्बार ने 3-4 जगहों के बारे में बताया। जगमोहन ने पास खड़े कलाम से कहा, तुमने इन जगहों के बारे में सुना है? जी जनाब। अपने आदमी इन चारों ठिकानों पर लगा दो। जब जरूरत पड़ेगी हम ठिकानों को तबाह कर देंगे। कलाम ने सिर हिला दिया। 6 महीने पहले पुलिस ने मुझे पकड़ा था। तब मैं कश्मीर से ही जम्मू काम के लिए आया था, जब्बार बोला। कलाम, जगमोहन बोला, हमें कश्मीर जाना होगा। बड़ा खान की जड़ें वहीं पर हैं। जब भी आप जाना चाहें, शाम को कश्मीर के लिए चलेंगे। जगमोहन उठता हुआ बोला। तुम शाम तक आराम कर लो जब्बार। ठीक है। अगर बड़ा खान को पता चल गया कि हम उस तक पहुंचने के चक्कर में हैं, तो वह और भी खतरनाक होकर हम पर हमला करेगा। हम पर यकीन रखो जब्बार, हमारे यहाँ बातें बाहर नहीं निकलती। जगमोहन बोला। कमजोरी हर संगठन में होती है। हमारे संगठन में ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। जब्बार को उसी कमरे में छोड़कर जगमोहन और कलाम बाहर निकले। कश्मीर में राठी का कोई ठिकाना नहीं है क्या? जगमोहन ने पूछा। 2-3 जगह हैं, आदमी भी इकट्ठे हो जाएंगे, कलाम बोला। उन आदमियों को ये पता न चले कि हम किस फेर में हैं। जो लोग यहाँ हमारे साथ हैं वह ही वहाँ साथ रहेंगे। ऐसा ही होगा। राठी को बता दो कि हमारा क्या प्रोग्राम है, और कश्मीर में जिस जगह पर हमें जाना है वहाँ 15-20 आदमी पहले से ही हों। राठी साहब से कह देता हूँ। हमारे लिए महत्वपूर्ण है रशीद और मस्तान। वह हमें बड़ा खान के बारे में बता सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वह जानते होंगे बड़ा खान को। यह हमारे हाथ में बढ़िया मौका है बड़ा खान तक पहुंचने का। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। जम्मू में बड़ा खान के चारों ठिकानों पर
गुप्त तौर पर आदमी लगा दो कि वह वहां की सारी खबर हम तक पहुंचाते रहें। जी, लेकिन बड़ा खान भी तो अपने ठिकानों का दौरा करता होगा। जरूर, ये मैं पहले ही सोच चुका हूँ, परंतु बड़ा खान को चेहरे से कोई नहीं जानता। वह किसी काम के बहाने से आता होगा और नजर मारकर वापस चला जाता होगा। वह हर तरफ पैनी नजर रखने वाला इंसान है। ये बात हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। कैसे? हम बड़ा खान को पहचानते नहीं और बड़ा खान कभी भी हमारे बीच आकर खड़ा हो सकता है। इतना खतरा तो हमें उठाना ही होगा। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। जब्बार पर आपको पूरा भरोसा है कि वह सब सच बता रहा है? भरोसा है, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वह हमें कितना सच बता रहा है। उसके पास मोबाइल है। अगर वह हमारे खिलाफ कोई चाल चलना चाहे तो आसानी से चल सकता है। बड़ा खान से संपर्क बना सकता है। कलाम बोला। हम उससे मोबाइल ले भी नहीं सकते। ऐसा किया तो वह उखड़ जाएगा। क्या पता वह सच में हमारा साथ दे रहा हो। कलाम वहां से चला गया। जगमोहन ने मोबाइल निकाला और देवराज चौहान से बात की। देवराज चौहान को सब कुछ बताकर कहा कि वह जब्बार के साथ श्रीनगर जा रहा है। तो देवराज चौहान ने कहा कि वह उन्हें श्रीनगर में ही मिलेगा। उसी दिन श्रीनगर में दोपहर के 3 बज रहे थे। सर्दी थी, परंतु धूप खिली हुई थी जो कि हल्की थी। सड़क किनारे से ही ऊंची दीवार के साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वाहन से लोग नीचे भी आ रहे थे और ऊपर भी जा रहे थे। ऊपर जहां सीढ़ियां समाप्त होती थी वहां सामने का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह गरीबों की कॉलोनी थी और अधिकतर वहां पक्की जैसी झोपड़ियां बनी दिख रही थी। जैसे बनाने वाले को जहां भी जगह ठीक लगी वहीं झोपड़ी बना ली। यही वजह थी कि झोपड़ियां इधर उधर बिखरी लग रही थी। उन्हीं में से एक झोपड़ी थी जो कि कुछ हटकर थी। उसके भीतर का नजारा ही और था। एक आदमी के हाथ बांधकर उसे झोपड़ी में बैठा रखा था। उसकी उम्र 40 के करीब थी। चेहरे पर दाढ़ी थी। उसने गर्म कमीज पायजामे के ऊपर गर्म जैकेट डाल रखी थी। वह घबराया सा लग रहा था। उसके साथ झोपड़ी में 2 लोग और थे, जिनमें से एक रिवाल्वर थामे कुर्सी पर बैठा था, दूसरा चारपाई पर टांगे लटकाए बैठा था। दोनों ही खतरनाक लग रहे थे। मुझे जाने दो, बंधा हुआ कह उठा। मैं तुम लोगों को पैसा दूंगा। तू पैसा देगा हमें? हाँ, 5-5 लाख तुम लोगों को दूंगा। अभी चलो मेरे साथ, वह जल्दी से बोला। रिवाल्वर वाले ने मुस्कुराकर अपने साथी से कहा, सुना तुमने? यह हम दोनों को 5-5 लाख देगा। गफ्फार, चारपाई पर बैठा व्यक्ति व्यंग से कह उठा, अपनी जान की कीमत तुमने बहुत कम लगाई है। मैं तुम लोगों को 10-10 लाख दूंगा। मुझे यहां से निकल जाने दो। ये भी कम है। गफ्फार नाम का बंधा व्यक्ति और भी परेशान हो उठा। आखिर तुम लोग कितनी रकम चाहते हो? वह बोला। पैसा है तुम्हारे पास? बहुत। तो बड़ा खान को पैसा क्यों नहीं दिया? तुम इन बातों में क्यों पड़ते हो? अपनी जेब भरने के बारे में सोचो। गफ्फार बेचैनी से बोला। तू हमें गद्दारी सिखा रहा है? मैं तुम दोनों को तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं 15-15 लाख दोनों को दूंगा। रसीद और मस्तान कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, रिवाल्वर वाला बोला। तभी तो कह रहा हूँ कि जल्दी से मुझे खोल दो और मेरे साथ चलकर पैसा ले लो। बहुत प्यारी है तुझे अपनी जान, चारपाई पर बैठा आदमी कड़वे स्वर में कह उठा। जान किसे प्यारी नहीं होती? इन बातों को छोड़ो और मुझे खोल दो। मैं जान से इतना प्यार था तो बड़ा खान का पैसा क्यों दबा लिया? तूने क्या सोचा कि बड़ा खान तुझे छोड़ देगा, या फिर तू कभी बड़ा खान की पकड़ में नहीं आएगा? तूने भी श्रीनगर में रहना है, हम भी यहीं के हैं। फिर तूने कैसे सोचा कि पैसा दबा लेगा बड़ा खान का? तब तुझे मौत का डर नहीं लगा जब पैसे दबाने की सोची? अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। मुझे खोलो। और हम गद्दार नहीं हैं, वफादार हैं बड़ा खान के। तुम भी कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी, हम लोग भाई हैं। बड़ा खान तो पाकिस्तानी है। वह हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं गफ्फार, चारपाई पर बैठे व्यक्ति ने कड़वे तीखे स्वर में कहा। हमें गद्दारी सिखाने की चेष्टा मत कर। तूने जो किया है उसकी सजा तेरे को जरूर मिलेगी। गफ्फार का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी बाहर कदमों की आहटें गूंजी। मस्तान और रसीद आ गए हैं शायद। कुर्सी और चारपाई छोड़कर वे दोनों उठ बैठे। तभी झोपड़ी का पर्दा उठाकर 3 लोगों ने प्रवेश किया।
उनमें से दो मस्तान और रशीद थे। मस्तान चोंचदार नाक वाला पतला फुर्तीला इंसान था। रशीद थोड़ा सा मोटा था, परंतु चेहरे से ही वह खतरनाक दिखता था। उसकी नाक मोटी थी और सिर पर गर्म टोपी रखी हुई थी, जबकि मस्तान ने साफा बांध रखा था। उन्हें देखकर गफ्फार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, परंतु तीसरे आदमी को देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वह उसका भाई मोती खान था। मोती, गफ्फार बोला, मुझे बचा लो, ये सब नहीं होना चाहिए। मोती खान ने गंभीर नजरों से रशीद और मस्तान को देखा। कहाँ से पकड़ा इसे? रशीद की खतरनाक निगाह गफ्फार के चेहरे पर टिक गई। आजाद स्वीट्स के यहाँ पूड़ी आलू खा रहा था कि हम वहां पहुंच गए। हमें देखकर भागने लगा, पर हमने पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, गफ्फार कह उठा। मस्तान ने जेब से रिवाल्वर निकाली और दूसरी जेब से साइलेंसर निकालकर नाल पर चढ़ाने लगा। मुझे मत मारो, गफ्फार कांप उठा। इसे माफ कर दो, मोती खान बेचैन स्वर में कह उठा। ये तुम्हारा पैसा दे देगा। हाँ हाँ, मोती ठीक कहता है, मैं सारा पैसा देने को तैयार हूँ। रशीद कुर्सी पर बैठता कह उठा। तू हमारे धंधे में दलाल का काम करता है गफ्फार? हाँ हाँ, दलाल अपनी जुबान का पक्का होता है। दलाल की जुबान पर ही दोनों पार्टियों के बीच बड़े बड़े सौदे तय हो जाते हैं। तूने 2 महीने पहले हमें कहा कि बरकत की तरफ से पहलगाम में विदेशी लोगों पर हमला करना है। उस हमले में कम से कम 4 विदेशी जरूर मरने चाहिए और इस काम के 60 लाख रुपए सप्ताह बाद देगा। यही बात थी ना? हाँ हाँ, हमने वैसा ही काम किया जैसा कि बरकत चाहता था, जैसा कि तूने हमें कहा। किया कि नहीं किया? गफ्फार ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अब तेरे को चाहिए था कि तू सप्ताह बाद हमें 60 लाख दे देता। 8वें दिन फोन करने पर तूने कहा कि अभी बरकत कहता है 5 दिन और लगेंगे। इसी तरह तूने महीना निकाल दिया। आखिरकार हमने बरकत को फोन किया तो उसने बताया कि उसने तो हाथों हाथ गफ्फार को 60 लाख दे दिए थे। हमें समझते देर न लगी कि तेरे मन में बेईमानी आ गई है। तू हमारा 60 लाख हड़प लेना चाहता है। इधर बरकत ने तुझे फोन करके 60 लाख के लिए पूछा कि तूने वहां पैसा बड़ा खान के हवाले क्यों नहीं किया, तो तू समझ गया कि बात खुल गई है। उसके बाद हमारे आदमियों ने तुझे ढूंढा तो तू कहीं छिप गया और महीने बाद अब तू हमारी पकड़ में आया। मुझसे भूल हो गई, गफ्फार डरे स्वर में कह उठा। सारा पैसा मैंने संभाल के रखा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। दलाल इस तरह की गद्दारी नहीं करते गफ्फार। रशीद के दांत भिचे हुए थे। मुझे माफ कर दो मोती, मुझे बचा ले। मैं मोती, रशीद कठोर स्वर में बोला, जानता है कि तुझे हमने क्यों बुलाकर साथ लिया? नहीं जानता, ताकि तू अपने भाई की लाश को यहां से ले जा सके। उसी पल मस्तान ने रिवाल्वर वाला हाथ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। गोली मध्यम सी आवाज के साथ गफ्फार के सिर पर जा लगी। मोती खान ने आंखें बंद कर ली। गफ्फार तड़पा और धीरे धीरे शांत पड़ता चला गया। मोती खान ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर गफ्फार की मौत का दुख नजर आ रहा था। 60 लाख तुम्हें मिल जाए तो वह हमारे हवाले कर देना मोती, रशीद कहने के साथ ही उठ खड़ा हुआ। हाँ, रुपया मिला तो जरूर दूंगा। मोती खान ने रशीद को देखा। तुम इसे चेतावनी देकर छोड़ सकते थे। मस्तान ने नाल पर लगा साइलेंसर घुमा घुमाकर उतारना शुरू कर दिया था। दलालों की नीयत बेईमान नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा धंधा भी बेईमान हो जाएगा। इसे पैसे की जरूरत थी तो हमसे कहता, शायद हम ही दे देते, परंतु दलाल को हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। मोती खान ने फिर कुछ नहीं कहा। चलो, रशीद बोला और झोपड़ी से बाहर निकल गया। मस्तान ने रिवाल्वर और साइलेंसर जेब में रखे और बाहर आ गया। वे दोनों आदमी भी बाहर निकले और रशीद मस्तान से विदा लेकर चले गए। रशीद मस्तान सीढ़ियों वाले रास्ते पर पहुंचे और सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंचे, जहां एक कार खड़ी थी। स्टीयरिंग पर एक आदमी बैठा था। उन्हें आता देखकर उसने कार स्टार्ट कर दी। मस्तान रशीद भीतर बैठे तो कार आगे बढ़ गई। सर्किट हाउस चलो, रशीद ने कहा। ड्राइवर ने सिर हिला दिया। इसी पल मस्तान का फोन बजा। हेलो, मस्तान ने मोबाइल निकालकर बात की। मस्तान, मैं गाजी बोल रहा हूँ। तेरे ही काम पे जा रहे हैं, मस्तान कह उठा। 4 बज रहे हैं, 6 बजे जलसा है।
काम वक्त पर हो जाएगा कि नहीं? तूने 40 लाख दिए काम के? हाँ, कल ही दे दिए थे, तुझे ही तो दिए थे। फिर काम वक्त पर क्यों नहीं होगा? मस्तान मुस्कुरा पड़ा। ओह, मैंने सोचा कि एक बार तेरे को याद दिला दूं कि काम की कीमत हमें मिल जाए तो फिर हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। समझ गया समझ गया। मस्तान ने फोन बंद कर दिया। कार दौड़ी जा रही थी। रशीद कार से बाहर देख रहा था। मोती खान हमें 60 लाख दे देगा? मस्तान ने पूछा। गफ्फार का हाल देख लिया है उसने, वह जरूर देगा। गफ्फार ने कहा था कि पैसा उसने रखा हुआ है, मोती उस पैसे को ढूंढ लेगा। गफ्फार की मौत से दूसरे दलाल सबक लेंगे कि उन्हें बेईमानी नहीं करनी है। मस्तान बोला। कभी कभी कोई बेईमानी कर जाता है, पैसा चीज ही ऐसी है। रशीद मुस्कुरा पड़ा। लेकिन हमारे साथ कोई बेईमानी ना करे, हम यही चाहते हैं। अपना दबदबा हमें बनाए रखना है। हाँ, जब तक हमारा दबदबा कायम है तभी तक हम हैं, हमारी हुकूमत है। हम जब भी यहाँ धमाका करते हैं उसके बाद जितने लोग मरते हैं पाकिस्तान वाले उतने ही लाख रुपया हमारे बैंक खाते में डाल देते हैं। यानी कि एक काम की कीमत हमें दो तरफ से मिलती है, यहाँ से भी और पाकिस्तान से भी। बड़ा खान के हाथ बहुत लंबे हैं, देश के हर कोने में अपने आदमी फैला रखे हैं। उन्हें भी तो पैसा भेजना होता है, जितना आता है उतना चला जाता है, बचता भी बहुत है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मस्तान हंस पड़ा। हिंदुस्तान में हमने दहशत फैला रखी है। सरकार डरती रहती है कि अब जाने कहाँ विस्फोट हो जाए, जाने कितने लोग मरेंगे। जब ऐसा होता है तो हो हल्ला मचता है, फिर सब कुछ शांत पड़ जाता है। हिंदुस्तान के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का फायदा हमारे साथियों को मिलता है। हमारे आदमियों को जब अपनी पहचान के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, यहाँ तक आयकर कार्ड भी बनवाना होता है तो पैसे देकर बन जाता है। इन चीजों का उन्हें बहुत फायदा मिलता है। वह आसानी से आम भारतीयों में शामिल हो जाते हैं, उन पर कोई शक नहीं कर पाता। पाकिस्तान से आए लोगों ने हिंदुस्तान में कितनी जगह अपने ठिकाने बना रखे हैं। कईयों ने तो स्थानीय युवतियों से निकाह भी कर लिया है। ऐसे में उन पर शक कौन करेगा? कार दौड़े जा रही थी। गाजी को उस नेता से समस्या है। क्या नाम है उसका? हाँ, जमाल से। क्योंकि जमाल पाकिस्तान की शह पर चलने वाले संगठनों के बारे में बहुत बोलता है। 15 दिन पहले उसने कुपवाड़ा में जो जलसा किया था उसमें वह बड़ा खान के बारे में बहुत बोला था। मैंने तो तब बड़ा खान से कहा कि उसे खत्म कर देते हैं, परंतु बड़ा खान ने यह कहकर मना कर दिया कि हम किसी को मुफ्त में क्यों मारें। कोई ना कोई जल्दी ही बड़ा खान को उसे मार देने के लिए सुपारी दे देगा। और बड़ा खान की यह बात सही साबित हुई। दूसरे ही दिन गाजी का फोन आ गया कि जमाल को खत्म करना है। वह बोलता बहुत है। हम सिर्फ पैसे लेकर काम करते हैं, हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। रशीद मुस्कुराकर बोला। पाकिस्तान ने हमें भेजा है आतंकवाद फैलाने को और वहां हम फैला रहे हैं। हर धमाके के साथ हिंदुस्तान कमजोर होता जा रहा है। कमजोर ही तो करना है हिंदुस्तान को। दोनों देश एक साथ ही अलग हुए थे। पाकिस्तान वहीं का वहीं है और हिंदुस्तान तरक्की कर गया है। हमें हिंदुस्तान की तरक्की हर हाल में रोकनी है। हम इसी तरह काम करते रहें तो एक दिन हिंदुस्तान कमजोर होकर ही रहेगा। कुछ ही देर में कार एक मंजिला इमारत के भीतर जाकर रुक गई। इस इमारत को सर्किट हाउस का नाम दे रखा था। यहाँ बड़ा खान के ही काम होते थे। दोनों कार से उतरकर भीतर प्रवेश कर गए। वहां आदमी अपने काम में व्यस्त आ जा रहे थे। वे इन दोनों को सलाम करने लगे। जवाब में सिर हिलाते दोनों ऊपरी मंजिल के एक कमरे में जा पहुंचे। वहां 3 आदमी मौजूद थे। बड़ी सी टेबल पर एक जैकेट फैलाकर रखी हुई थी जिसके भीतर जगह जगह पर बारूद लगा चमक रहा था। वह काफी ज्यादा मात्रा में बारूद था जिसे जैकेट के भीतर फिट किया गया था। लाल पीली तारें वहां नजर आ रही थी। उन तीनों में से एक व्यक्ति की टांग नहीं थी, वहां नकली टांग लगी हुई थी। वह 35 बरस का पतला सा था, बमों का विशेषज्ञ माना जाता था। बाकी 2 उसके सहायक थे। रशीद और मस्तान को आया पाकर नकली टांग वाला मुस्कुराया। मुझे मालूम था कि तुम दोनों आने वाले हो। कैसे हो नकवी? रशीद मुस्कुराकर कह उठा। ऊपर वाले की मेहरबानी है। पाकिस्तान जाने का मन हो रहा है। पूरा 1 साल हो गया है वहां से आए। तुम चले गए तो हमारा काम कौन करेगा? मस्तान हंस पड़ा।
किसी के जाने से काम नहीं रुकते मस्तान भाई। फिर मैंने तो महीने भर के लिए जाना है। निकाह है भाई का। कब? अगले महीने। चले जाना, बड़ा खान से कह दूंगा मैं। शुक्रिया, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है। तुम अपने साथियों की मजबूरी समझते हो। नकवी मुस्कुराया। लड़के की जैकेट तैयार हो गई? उसी में लगा हूं, बस 10 मिनट और दे दो मुझे। बारूद ज्यादा से ज्यादा लगाना जैकेट में, रशीद बोला। ज्यादा ही लगाया है, जब फटेगा तो 15 फुट के घेरे में तबाही मच जाएगी। लड़का कौन सा चुना? जैकेट के साइज के हिसाब से लड़का चुना है। 15 बरस का है, जैकेट उसे पूरी आती है, नकवी ने कहा। नकवी अपने दोनों सहायकों के साथ पुनः जैकेट में व्यस्त हो गया। मस्तान और रशीद एक तरफ कुर्सियों पर जा बैठे। जमाल के मरने से खुशी होगी मुझे, मस्तान ने कहा। साला बड़ा खान के खिलाफ बोलता था। रशीद हंस पड़ा। तभी मस्तान का फोन बजा। दूसरी तरफ बड़ा खान था। मस्तान ने बात की। सलाम हुजूर। कैसे हो मस्तान? बड़ा खान की आवाज कानों में पड़ी। आपके हाथ के नीचे बढ़िया कट रही है। लाल चौक के पास जमाल आज मंच पर भाषण देने जा रहा है, परंतु ये उसका अंतिम भाषण होगा। यहाँ तैयारी हो रही है, मस्तान ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि जमाल जैसे इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। गाजी को उस पर गुस्सा आ ही गया। आज वह मर जाएगा। मेरठ में हमारे साथी हमारे हुक्म के इंतजार में बैठे हैं। मेरठ के लिए अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, मैं उन्हें समझा दूंगा। जब्बार के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या? उसकी कोई खबर मिली कि वह आज़ादी ए कश्मीर नाम का संगठन उसे ले गया? उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। आज़ादी ए कश्मीर नाम का कोई संगठन नहीं है, कभी ये नाम नहीं सुना जनाब। शायद कोई नया संगठन हो, बड़ा खान की आवाज कानों में पड़ी। ये संभव हो सकता है। मेरे ख्याल में जब्बार को वक्त रहते ही खत्म कर देते तो बेहतर रहता। वह हमारे बीच में कई बातें जानता है। मुंह खोला तो हम पर भी मुसीबत आ सकती है। अगर वह किसी संगठन के सामने मुंह खोलता है तो उसकी हमें परवाह नहीं, परंतु ये तो पक्का है कि जम्मू पुलिस के सामने उसने मुंह नहीं खोला है। खोला होता तो हमारे ठिकानों पर पुलिस की कार्रवाई हो गई होती। उस नकली पुलिस वाले ने उसे जेल से बाहर निकाला क्यों? वह है कौन? नहीं पता, हम खुद भी इन बातों से अनजान हैं। वह नकली पुलिस वाला अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। हमारे आदमी जम्मू में उसे ढूंढ रहे हैं, वह पकड़ा जाएगा। तुम जमाल का काम खत्म करो और मुंबई में अपने लोगों से रात में बात करना। वहां पर उन्होंने बम विस्फोट की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे इशारे की देर है उन्हें। मुंबई में अभी काम नहीं करना है जनाब। क्यों? पाजा खान से 4 करोड़ में सौदा हुआ था मुंबई ब्लास्ट करने का, और अभी उसने 2.5 करोड़ ही दिया है। बाकी का 1.5 करोड़ उसने बीत गए परसों तक देना था। 2 दिन ऊपर हो गए, परंतु उसकी कोई खबर नहीं आई। जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। मुंबई में हमारे आदमी तैयार हैं, जब कहोगे वह काम कर देंगे। दिल्ली में मुस्तफ़ा को हथियारों की जरूरत है, उससे भी बात कर लेना। दिल्ली में हमारा हथियार बारूदों का जखीरा पड़ा है, उसे जो चाहिए मैं दे दूंगा जनाब। ठीक है, दिल्ली मुस्तफ़ा को फोन करके बता देना कि उसे कहाँ से हथियार मिलेंगे। इसके साथ ही बातचीत बंद हो गई। मस्तान ने मोबाइल जेब में रखकर नकवी और उसके सहायकों को देखा। वे तीनों जैकेट पर झुके अपना काम पूरा कर रहे थे। रशीद मस्तान से कह उठा, जब्बार को ढूंढकर हमें ही मारना पड़ेगा। वह ज्यादा देर गुम नहीं रह सकता। वह चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। हाँ, परंतु उस नकली पुलिस वाले से उसकी कोई बात तय हुई ही है। तभी उसने जब्बार को जेल से बाहर निकाला। उसकी असलियत जाने क्या है, पता चल जाएगा। जब्बार एक बार हमारे हाथ आ जाए तो सब बताएगा। तभी नकवी की आवाज उनके कानों में पड़ी। मेरा काम पूरा हो गया। वह 15 बरस का युवक था। मस्तान और रशीद जब उस कमरे में पहुंचे तो वह खाना खा रहा था। एक आदमी उसे खाना खिलाने में व्यस्त था। उन दोनों को देखकर फौरन खड़ा हुआ और सलाम किया। बैठो, खाना खाते रहो, मस्तान ने मुस्कान के साथ कहा। वह बैठ गया और खाने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? रशीद ने पूछा। वसीम। तुम जानते हो कि आज तुम्हारा शहीद दिन है? रशीद का स्वर मीठा था। हाँ जनाब, नकवी साहब ने बताया मुझे।
तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें शहीद होने का सुनहरा मौका मिल रहा है। बहुत कम नसीब वाले होते हैं जो शहीद होते हैं। मौत तो सबको आती है, परंतु शहीद की मौत मरना गर्व की बात है। वह युवक खाना खाता रहा। तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, बस इतना है मन में कि आज मैं मर जाऊंगा। वसीम कह उठा। मन में डर मत रखो मौत का। फिर तुम ये मत भूलो कि तुम शहीद होकर हमारे कई दुश्मनों को मार दोगे। तुम्हारा नाम कश्मीर में, पाकिस्तान में जिंदा रहेगा। तुम मरकर भी हमारे दिलों में राज करोगे। ऊपर वाला तुम्हें जन्नत में बैठाएगा। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। शहीदों को तो ऊपर वाला भी खास इज्जत देता है, अपने पहलू में बैठाता है। वह दोबारा फिर तुम्हें पाकिस्तान में ही पैदा करेगा कि बड़े होकर तुम फिर हिंदुस्तान पहुंचो और दुश्मनों की जान ले सको। अगले जन्म में मैं तुम जैसा बनूंगा। वसीम खाते खाते कह उठा। तब मुझे मरना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगली बार तुम हम जैसा ही बनना। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें 2 लाख रुपए के बदले हमारे हवाले किया था कि हम तुम्हें शहीद बना दें। इस बारे में तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बताया था, कहा था कि मैं सबका कहना मानूं और ये लोग जैसा कहें वैसा ही करना। तभी तो मैंने शहीद बनने से इनकार नहीं किया। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। पाकिस्तान में क्या करते थे? मजदूरी करता था। लेकिन हमने तुमसे मजदूरी नहीं कराई। तुम्हें रोज खाना देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, नर्म बिस्तर पर नींद लेते हो, क्योंकि वक्त आने पर हम तुम्हें शहीद बनाना चाहते थे और आज वह मुबारक दिन आ गया वसीम बेटे। वसीम खाना खाकर उठ खड़ा हुआ, हाथ मुंह साफ करके कमरे में पुनः आ पहुंचा। तभी नकवी ने जैकेट उठाए भीतर प्रवेश किया। उसने सावधानी से जैकेट उठा रखी थी। नकली टांग होने की वजह से वह लंगड़ाकर चल रहा था। लो, मस्तान वसीम से कह उठा, तुम्हारी जैकेट भी आ गई। आओ वसीम, नकवी मुस्कुराकर बोला, मेरे पास आओ और जैकेट पहनो। वसीम नकवी के पास पहुंचा। नकवी ने सावधानी से उसे जैकेट पहनाई और आगे की जिप बंद की। वसीम जैकेट को पहनकर सेहतमंद दिखने लगा था। जैकेट के पीछे की तरफ तारों में बंधा एक नन्हा सा स्विच लटक रहा था। नकवी ने सावधानी से उस स्विच को थामा और वसीम को दिखाता कह उठा, ये देखो, ये स्विच है। जब तुम उस नेता के पास पहुंच जाओ तो इस स्विच को पूरी ताकत से दबा देना। बटन दबाने के मामले में ये स्विच कुछ सख्त होते हैं, इसलिए कि जरा सा दबाव पड़ते ही गलती से न दब जाए स्विच। तुम्हें ताकत लगाकर स्विच दबाना होगा और उसके बाद खेल खत्म। नकवी मुस्कुराकर कह उठा। वसीम ने गंभीरता से सिर हिलाया। नकवी बाहर निकल गया। वसीम ने वह स्विच जैकेट की जेब में डाल लिया था। पीछे से थोड़ी सी तार निकली दिखाई दे रही थी, परंतु उस पर फौरन किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। रशीद और मस्तान के चेहरों पर मुस्कान फैली थी। तुम अपने माँ बाप से कुछ कहना चाहते हो तो हमें बता दो, हम कह देंगे। मस्तान बोला, अब्बा से यही कहना कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें मानी हैं। वसीम गंभीर स्वर में कह उठा, कह देंगे, परंतु क्या इतना ही कहना चाहते हो? हाँ, क्योंकि अब्बा मेरे से परेशान रहते थे कि मैं उनकी बात नहीं मानता। ओह, ये बात है तो कह देंगे। वक्त निकला जा रहा है, इसे यहाँ से भेज देना चाहिए। रशीद बोला। तो तुम अब चलने को तैयार हो? मस्तान मुस्कुराया। हाँ, तुम यहाँ से अकेले ही जाओगे, परंतु तुम्हारे आसपास हमारे आदमी होंगे, इसलिए कि अगर तुम पर रास्ते में कोई मुश्किल आए तो उसे वह संभाल सकें। लाल चौक के पास सभा होनी है आज। 1 घंटे में वहां सब नेता पहुंच जाएंगे। जमाल नेता की तस्वीर तो तुम्हें दिखा ही दी है, तुम उसे पहचान जाओगे। वह मंच पर बोलेगा, उसके बोलने के बीच ही तुम माला लेकर मंच पर चढ़ जाओगे। ऐसा दिखावा करोगे कि तुम उसे माला पहनाना चाहते हो। उसके पास पहुंचकर हाथ की उंगलियों की पूरी ताकत लगाकर उस स्विच के बटन को दबा देना, जो कि इस वक्त तुम्हारी जेब में है। मैं समझ गया, ऐसा ही करना। वक्त पर कहीं तुम घबरा तो नहीं जाओगे? मस्तान ने पूछा। नहीं, मैं अपना काम पूरा करके दिखाऊंगा। वाह, तुम में तो बहुत हिम्मत है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दूं जो तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। रशीद और मस्तान वसीम के साथ कमरे से बाहर निकले और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वे नीचे पहुंचे तो वहां 5 आदमी उन्हीं के इंतजार में खड़े मिले। इसका नाम वसीम है,
मस्तान ने एक से कहा, इसे हिफाजत से नेताओं के सभा स्थल तक पहुंचा दो। जी जनाब। तुम्हें सब कुछ याद है ना कि वहां पर कैसे काम करना है? रशीद ने पूछा। भूल तो नहीं जाओगे? मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं कुछ भी नहीं भूलता, वसीम ने मासूम स्वर में कहा। लाल चौक के पास ही एक सड़क बंद करके वहां टेबलों का मंच बना रखा था जिस पर दरियां बिछी थी। एक तरफ सीढ़ियों जैसा रास्ता था मंच के ऊपर जाने का। सामने कुर्सियां और दरियां लगी थी। शाम के 5:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। सूर्य कब का छिप चुका था और अब अंधेरा हो रहा था। मंच के आसपास लगी रोशनी जलने लगी थी। मंच पर रखे माइक के सामने बारी बारी से नेता और कार्यकर्ता आकर अपने विचार जाहिर कर रहे थे। फिर बारी आई जमाल की। जमाल जो कि पार्टी का मुख्य नेता था। काफी लोगों की भीड़ थी वहां और वे लोग जमाल को सुनने ही वहां आए थे। आसपास पुलिस भी मौजूद थी। गर्मा गर्मी का जोश था। जमाल की कुर्सी से उठते ही लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जमाल दोनों हाथ ऊपर करके उन्हें हिलाते मंच पर जा पहुंचा और माइक पर बोला, मैंने कभी भी अपनी चिंता नहीं की। चिंता की तो सिर्फ कश्मीर की। यह हमारा स्वर्ग है। कभी वह भी वक्त था जब कश्मीर में चैन और अमन था। हर तरफ खुशियां थी। पूरे हिंदुस्तान से लोग कश्मीर घूमने आया करते थे जिससे कि यहाँ के कश्मीरी भाइयों को भरपूर आमदनी होती थी और वे अपनी जरूरतें पूरी करते थे। हमारी खुशहाली देखकर पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होती थी कि हमारा कश्मीर खुश क्यों है, और इसी कारण उसने आतंकवादियों की घुसपैठ करानी शुरू कर दी। जहां फूलों की खुशबू महकती थी वहां लाशें गिराने लगे आतंकवादी। धीरे धीरे वहां हम लोगों में घुस गए और खुद को कश्मीरी कहने लगे। पहले उन्होंने छोटे छोटे दल बनाए, फिर बड़े संगठन बना लिए। मकसद था कश्मीर के चैन को खत्म करना और हिंदुस्तान को तंग करना। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह आतंकी अपने मकसद में कामयाब भी रहे। जमाल की आवाज तेज हो गई। हमारे कश्मीर का अमन चैन छीन लिया पाकिस्तान से आए लोगों ने। आज वह खुद को कश्मीरी कहकर कश्मीर में जमे हुए हैं, जबकि वह कश्मीरी नहीं है, कश्मीर के दुश्मन हैं। इस पर लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जमाल ने माइक पर बोलना जारी रखा। ऐसे लोगों में एक है गाजी। गाजी जो कि खुद को कश्मीर का सिपाही बताता है। हकीकत में वह पाकिस्तान के मुल्तान शहर का रहने वाला है। उसकी बीवी और बच्चे वहां बसते हैं। 2 बेटियों की तो शादी भी हो चुकी है और वह पाकिस्तान आता जाता रहता है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। मेरे पास पाकिस्तान से 2 दिनों में सबूत आ रहे हैं इस बात के, और मैं उन्हें अपने अखबार में छपवाकर गाजी का चेहरा बेनकाब करूंगा कश्मीर के लोगों के सामने। तालियां फिर बजने लगी। ठीक इसी समय वसीम भीड़ में से आगे आया और हार थामे मंच की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जमाल ने बोलना जारी रखा। इसी तरह मैं बड़ा खान का नाम लूंगा जो कि अपने हत्यारे संगठन का मालिक है। बड़ा खान कौन है कोई नहीं जानता, सिर्फ उसके नाम का ही सिक्का चलता है। हकीकत में बड़ा खान पाकिस्तान की सरकार का भेजा आदमी है। वह कश्मीर में तबाही मचाने आया है और मचा भी रहा है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बड़ा खान ने आतंक पैदा कर रखा है। संगठन अपना खतरनाक रुतबा कायम रखने के लिए बड़ा खान को पैसा देकर आतंकी कार्रवाई कराते हैं। और तब तक वसीम हार थामे जमाल के पास पहुंच चुका था। भाषण देते देते जमाल ठिठका और बच्चे से हार डलवाने के लिए सिर थोड़ा नीचे किया। अगला पल जैसे कयामत से भरा था। वसीम ने हाथ में दबे स्विच के बटन को पूरी ताकत से दबा दिया था। रात के 10 बज रहे थे। तेज सर्दी और शरीर को हिला देने वाली सर्द हवाएं चल रही थी। रशीद और मस्तान इस वक्त अपने घर में मौजूद थे। बोतल खुली हुई थी और चेहरे खुशी से चमक रहे थे। एक गिलास समाप्त करने के बाद दूसरा गिलास तैयार कर रहे थे। अभी अभी मस्तान बड़ा खान से बात करके हटा था। बड़ा खान ने शाम की सफलता के लिए उन्हें शाबाशी दी थी। मस्तान गिलास उठाता हंसकर कह उठा, जमाल खत्म, उसके सारे साथी भी बम की चपेट में आकर मारे गए। अब जमाल का संगठन सिर नहीं उठाएगा कभी।
और जमाल जैसे दूसरे लोगों को भी अक्ल आएगी जो कश्मीर से पाकिस्तान को निकाल देना चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है, नशे में झूमता रशीद कह उठा। बिल्कुल पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान से हम कश्मीर छीन के रहेंगे। मस्तान ठठाकर हंस पड़ा। बड़ा खान हिंदुस्तान के लिए दहशत बन जाएगा। बहुत जल्द वह वक्त आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार हमसे रजामंदी के लिए बातचीत करेगी और तब हम कश्मीर को मांगेंगे। हिंदुस्तान को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम जिंदाबाद। मस्तान शराब का गिलास हवा में ऊंचा करके कह उठा। हम जिंदाबाद तो पाकिस्तान भी जिंदाबाद, बड़ा खान भी जिंदाबाद। कहर बरपा देंगे हिंदुस्तान में। एक तो शराब का नशा, ऊपर से शाम के विस्फोट में सफल हो जाने की खुशी। दोनों एक साथ ही इस मकान में रहते थे। बड़ा खान के अलावा कोई नहीं जानता था इस ठिकाने के बारे में। किसी को उनके ठिकाने के बारे में पता न चले, इस बारे में वे खास सावधानी बरतते थे। मस्तान, रशीद घूंट भरकर कह उठा, मैंने आज पाकिस्तान घर पर फोन किया। मेरा बेटा 16 साल का हो गया है और उसने अभी से ही हाजी के संगठन में प्रवेश पा लिया है। तरक्की करेगा तेरा बेटा। मस्तान हंसा। मेरे बेटे की बचपन से ही इच्छा है कि वह कश्मीर में आकर काम करे, अपने अब्बा के साथ काम करे। अभी से ऊंचे ख्याल है उसके। वह भी मेरी तरह यही चाहता है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से छीनकर पाकिस्तान में मिला दिया जाए। रशीद ने पुनः घूंट भरकर कहा, मैंने आज हाजी को फोन करके बोल दिया है कि वह जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को तैयार कर दे। वह क्या बोला? उसने कहा कि 2 साल लगेंगे। 2 साल में उसे पूरा ट्रेन कर देगा। 2 साल अभी बीत जाएंगे। मस्तान बोला। रशीद, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। बड़ा काम? हाँ, जैसे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर हमला, राष्ट्रपति पर हमला, या फिर ऐसा ही कोई बड़ा काम। रशीद के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। किस सोच में पड़ गया तू? ऐसे काम के लिए लंबी तैयारी चाहिए होगी। आसान नहीं होगा ये काम। दिल्ली में हमारे लड़के बैठे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं। वह भला कब काम आएंगे? बड़ा खान से इस बारे में बात करें। बड़ा खान तो यही कहेगा कि हम मुफ्त में कोई काम क्यों करें। मेरे ख्याल में हमें दिल्ली में तैयारी शुरू करवा देनी चाहिए इस काम की, और बड़ा खान से कहते हैं कि हम इस काम के लिए संगठनों से बात करें। कोई न कोई संगठन इस काम को करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण के दौरे अवश्य होंगे। हाँ, होंगे। तब हम मौके का फायदा उठा सकते हैं। तू जरा दिल्ली फोन लगा आसिफ को, उससे बात करते हैं। लड़कों को वह ही संभालता है। उसे इस बारे में तैयारी शुरू करने को कह देते हैं। ये काम बच्चों का खेल नहीं है जो उसे कह देते हैं। तो इस बारे में बड़ा खान की सलाह लेना जरूरी है, वरना बड़ा खान हमें उल्टा लटका देगा। ठीक है, मस्तान ने सिर हिलाया। बड़ा खान से बात कर लेंगे। काफी वक्त हो गया बड़ा खान से मिले, 2-2.5 महीने हो गए। मैं बड़ा खान से बात करूंगा कि हमें मिलना चाहिए। वह मना कर देगा। मस्तान बोला, बिना वजह मिलते रहना बड़ा खान को पसंद नहीं। बड़ा खान की हिम्मत है जो उसने पूरे हिंदुस्तान में 2 सालों में ही अपना नेटवर्क फैला लिया। किस तेजी से काम किया है उसने। पुलिस का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां उसकी पहुंच न हो। हम पाकिस्तान से ही जानते थे कि वह काबिल इंसान है, तभी तो उसके साथ काम करना गंवारा किया। हम भी काबिल हैं, रशीद ने हंसकर कहा, तभी तो बड़ा खान ने हमें अपने साथ लिया। एक बात मुझे खटक रही है रशीद। वह क्या? हमने गफ्फार को मोती के सामने मारा। मोती खान को अपने भाई की मौत का दुख तो होगा, जरूर होगा। दोनों भाई ही हमारे लिए दलाल का काम करते थे। मोती खान की इच्छा तो जरूर होगी अपने भाई की मौत का बदला लेने की। मोती खान ऐसा सोच भी नहीं सकता। वह अपनी जान नहीं गंवाना चाहेगा। मोती खान कम खतरनाक नहीं, मस्तान बोला। लेकिन हमसे पंगा नहीं लेगा। रशीद गिलास खाली करके बोला, आज सर्दी ज्यादा है, एक एक पैग और हो जाए। अगले दिन दोपहर के बाद शाम 4 बजे एक बड़ी सी वैन और धूल से अटी 2 कारें एक बंगले में प्रवेश करके लंबे पोर्च में जा रुकी। वैन और कार के दरवाजे खुलने लगे।
उसमें से जगमोहन, कलाम, जब्बार और 15 बाकी लोग बाहर निकले। सबके चेहरे थके हुए लग रहे थे। 12 घंटे का पहाड़ी सफर तय करके वह यहाँ पहुंचे थे। बंगले के भीतर से भी 5-7 आदमी वहां पहुंचे जो कि सामान उतारने लगे। ये मेरा कश्मीर है, जब्बार खुशी भरे अंदाज में कलाम को देखकर कह उठा। 6 महीने बाद अपने कश्मीर में लौटा हूं। तुम्हें यहाँ आना अच्छा लग रहा है? जगमोहन मुस्कुराकर बोला। बहुत। घर वापसी की खुशी किसे नहीं होती? जब्बार हंस पड़ा। 1 घंटे बाद बंद कमरे में जगमोहन, जब्बार और कलाम मौजूद थे। जब्बार, जगमोहन बोला, मैं चाहता हूं कि हम वक्त बर्बाद न करें और काम शुरू कर दें। बोलो, मैं क्या करूं अब्दुल्ला? जब्बार बोला, हमें उन ठिकानों के बारे में बताओ जहां रशीद और मस्तान अक्सर आते जाते रहते हैं। सर्किट हाउस, संसद भवन, पार्लियामेंट, ऊंचा भवन, जहां आरा, दीवाने खास, मुबारक गली, ऐसी कई जगह हैं जहां वो दोनों कभी भी पहुंच जाते हैं। जब्बार कह उठा, ये किन जगहों के नाम लिए तुमने? बड़ा खान ने अपने ठिकानों के नाम रखे हुए हैं, जब्बार ने बताया। तो ये बात है, जगमोहन ने सिर हिलाया। बड़ा खान कश्मीर में ही होता है? अक्सर, बहुत कम वह कश्मीर से बाहर जाता है। जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी जो है सब काम पूरा करने के लिए। हर शहर में उसके लोग हैं। फोन पर ही काम पूरा हो जाता है। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कश्मीर में वह कहाँ पर होता है? मुझे नहीं पता। रशीद और मस्तान को शायद इस बात की जानकारी हो। ठीक है, तुम इन सब ठिकानों के बारे में बताओ कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, जगमोहन ने कहा। जब्बार बताने लगा। 10 मिनट में उसने करीब 10 ठिकानों के नाम बताए। जगमोहन ने कलाम को देखकर कहा, सब पते सुने तुमने? जी जनाब, कलाम बोला। हर जगह पर अपने 2-2 आदमी लगा दो। हमें रशीद और मस्तान की तलाश है। ये कहीं मिले तो सावधानी से इनका पीछा किया जाए और उस दौरान हमें फोन पर खबर दे दी जाए। कलाम ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। तुम्हें यकीन है कि तुम बड़ा खान तक पहुंचकर उसे मार दोगे? जब्बार बोला। पूरा यकीन है। जगमोहन के होंठ भिज गए। परंतु मुझे यकीन नहीं। जब्बार ने गहरी सांस ली। हमारे साथ रहो और देखते रहो। क्या तुम पहली गोली बड़ा खान के सिर में मारना चाहोगे? मैं? हाँ, ये मौका तुम्हें दिया जा सकता है अगर तुम चाहो तो। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका आएगा। तो तय रहा कि बड़ा खान के सिर में पहली गोली तुम ही मारोगे। बहुत आसानी से तुम ये बात कह रहे हो। जब्बार, अभी तुम आजादी कश्मीर की ताकत नहीं जानते। बहुत जल्दी हमारे बारे में जान जाओगे। मुझे अभी तक तुमसे कोई पैसा नहीं मिला, जब्बार कह उठा। तुमने कहा नहीं, अब कहा है। कहो, कितना पैसा चाहिए? जगमोहन बोला। कुछ देर चुप रहकर जब्बार ने कहा, कुछ दिन बाद ले लूंगा। जब भी लेना चाहो कह देना। अपने साथियों के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अब तुम जाकर आराम कर लो तो बेहतर होगा। मैं जरा बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मेरा बचपन भी इन्हीं सड़कों पर बीता है। अभी तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं। बड़ा खान का कोई भी आदमी तुम्हें पहचान सकता है। इससे बड़ा खान सतर्क हो जाएगा कि तुम कश्मीर में हो, जबकि हम बड़ा खान तक खामोशी से पहुंचना चाहते हैं। तो मैं यहाँ कैदी की तरह हूँ? ऐसा मत कहो। तुम्हारे सामने ही तो सारे हालात हैं। अभी तुम आराम करो, बहुत जल्दी ये मामला खत्म हो जाएगा। मोती खान अपने भाई गफ्फार की मौत से बहुत दुखी था। वह मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था जब मस्तान ने गफ्फार को गोली मारी थी। बात यहीं तक होती तो वह सह लेता, परंतु गफ्फार की पत्नी गफ्फार की मौत का उसे ही दोषी मान रही थी, क्योंकि तब वह वहां मौजूद था। शाम हो रही थी। उदास सा मोती खान अपने घर के एक कमरे में बैठा था कि उसकी पत्नी शबनम ने भीतर प्रवेश किया और लाइट ऑन करके कह उठी, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? मोती खान ने गहरी सांस लेकर शबनम को देखा। गफ्फार की मौत से दुखी हो? शबनम कह उठी। हाँ, कल वह मेरी आंखों के सामने मारा गया। मैं उसे बचा नहीं सका, मोती खान ने दुखी स्वर में कहा। पास आकर शबनम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नसीमा कहती है कि मेरी वजह से ही गफ्फार मरा। मुझे उसको बचाना चाहिए था, परंतु उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। ज्यादा ऐतराज करता तो वह मुझे भी गोली मार देते।
नसीमा दुखी है अपने शौहर की मौत से, बाद में वह ठीक हो जाएगी। मैं भी गफ्फार की मौत सहन नहीं कर पा रहा हूं, परंतु सारी गलती गफ्फार की ही थी। अपनी मौत के रास्ते पर उसने ही कदम बढ़ाए थे। मैंने उसे कितना समझाया था कि हमारे धंधे में गद्दारी नहीं चलती, परंतु उसने मेरी एक बात न मानी। मैं तो कब से आपसे कह रही हूं कि ये बुरा काम है, छोड़ दीजिए इसे। आपने काफी पैसा कमा लिया है, कोई दुकान वगैरह खोलकर जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। शबनम ने कहा, अब तो गफ्फार के परिवार का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। वह तो है, शबनम ने कहा। नसीमा और उसके 2 बच्चे। लालच ले डूबा गफ्फार को। किसी की अमानत को इस तरह हजम नहीं किया जा सकता, जबकि आसपास खतरनाक लोग मौजूद हों। परंतु गफ्फार सोचता था कि बड़ा खान देर सवेर में उसकी गद्दारी को भूल जाएगा। वह कितने खतरनाक हैं। इसी से सोचो कि गफ्फार को मारने जा रहे रशीद और मस्तान ने मुझे फोन करके बुला लिया कि उसकी लाश को मैं संभाल सकूं। मोती खान ने गुस्से से कहा, दिल तो करता है कि उन दोनों पर जाकर गोलियां चला दूं। उससे क्या होगा? क्या इस तरह आप बच पाएंगे? शबनम बोली, गफ्फार ने गलती की तो वह मारा गया। अब आप ऐसी कोई गलती न करें कि वह आपकी भी जान ले ले। मोती खान ने आंखें बंद कर ली। हौसला रखिए, जो होना था वह तो हो ही गया। नसीमा बहुत दुखी है, मैं उसे भी समझाऊंगी। कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास ले आऊंगी। उसने पैसा आपको दे दिया? हाँ, पूरा 60 लाख है। गफ्फार ने पैसा घर पर ही रखा था। पैसे कल उनके हवाले करूंगा। सच में गफ्फार ने खामखा ही जान गंवा दी। बच्चे कब आएंगे नसीमा के यहाँ से? आज रात वह वहीं रहेंगे। नसीमा का दिल बहल जाएगा। आप कहें तो मैं भी वहीं चली जाऊं? हाँ, तुम्हारा नसीमा के पास चले जाना ही ठीक होगा। गली ही में तो रहती है वहां। खाना बना रखा है, खा लीजिएगा। मैं नसीमा के पास जा रही हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो फोन कर दीजिएगा। उसके बाद शबनम नसीमा के यहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। मोती खान ने बोतल निकाली और गिलास तैयार करने लगा। फिर घूंट भरा और सिगरेट सुलगाकर खिड़की पर आया और खिड़की खोली। सर्द हवा का झोंका शरीर से आ टकराया। मोती खान खिड़की बंद करने लगा कि ठिठक गया। सामने सड़क खाली थी। इतनी सर्दी में किसी के बाहर निकलने की हिम्मत कम ही होती थी, परंतु सड़क के उस पार एक आदमी को खड़े देखा जो कि इधर ही देख रहा था। उसने जैकेट पहन रखी थी। मोती के मस्तिष्क में यही आया कि वह बड़ा खान का आदमी होगा। उस पर नजर रख रहा होगा कि 60 लाख के साथ वह भी भागने की न सोचे। अंधेरा होने की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पाया था। हाथ में पकड़े गिलास से उसने घूंट भरा कि तभी उस आदमी को सड़क पार करके इस तरफ आते देखा। मोती खान की आंखें सिकुड़ गईं। नजर उस पर ही रही। वह पास आया, खिड़की के नीचे पहुंचा और नजर उठाकर खिड़की पर खड़े उसे देखा। फिर सामने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो कि ऊपर उसके घर पर आकर ही खत्म होती थी। मोती चौंका, उसके होंठ भिज गए। उसने फौरन खिड़की बंद की और गिलास एक तरफ रखकर टेबल की दराज से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। कुछ भी हो सकता था। तभी बाहर आहट गूंजी। वह जो भी था घर के भीतर आ गया था। उसे याद आया कि शबनम के जाने के बाद उसने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था। मोती रिवॉल्वर थामे कमरे में खड़ा कह उठा, इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। वह कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह देवराज चौहान था। मोती खान रिवॉल्वर थामे खड़ा कह उठा, कौन हो तुम? देवराज चौहान नाम है मेरा। देवराज चौहान? तो हिंदू हो? हाँ। देवराज चौहान ने 2 कदम और भीतर प्रवेश किया तो नजर टेबल पर रखी बोतल पर पड़ी। मैं काफी देर से सर्दी में खड़ा था। मैंने तुम्हारी पत्नी, शायद वह तुम्हारी पत्नी ही थी, उसे घर से निकलकर 4 घर दूर एक घर के भीतर जाते देखा। रिवॉल्वर जेब में रख लो और मेरे लिए भी एक गिलास तैयार कर दो। आंखें सिकोड़े मोती खान देवराज चौहान को देखता रहा। रिवॉल्वर जेब में रख लो, मैं बड़ा खान की तरफ से नहीं आया। मोती खान, निश्चिंत रहो। कौन हो तुम? रिवॉल्वर जेब में रखकर मुझे पैक तैयार करके दोगे तो हम आराम से बात कर लेंगे। मेरे से तुम्हें कोई खतरा नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? मोती खान कड़वे स्वर में बोला, तुम्हारी इच्छा है कि तुम मानो या ना मानो।
मुझे कैसे जानते हो? देवराज चौहान ने आगे बढ़कर शीशे की अलमारी से गिलास निकाला, उसे हाथों से साफ किया और टेबल के पास पहुंचकर अपना गिलास तैयार करता कह उठा, कश्मीर अच्छी जगह है, परंतु यहाँ सर्दी बहुत होती है। यहाँ बारूद की गर्मी भी बहुत है। हाँ, देवराज चौहान ने घूंट भरा और मुस्कुराकर बोला, बारूद की गर्मी भी है। क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हारे भाई गफ्फार की मौत का अफसोस करने आया हूं, देवराज चौहान ने कहा। मोती खान के होंठ भिज गए। रशीद और मस्तान ने उसे तुम्हारे सामने मारा और तुम अपने भाई को बचा भी ना सके। देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। ये बात तो तुम्हें तकलीफ दे रही होगी। क्या तुमने अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं की? मोती खान के होठों से निकल गया। परंतु रशीद और मस्तान ने तुम्हारी बात की परवाह नहीं की और गफ्फार को मार दिया। बुरा हुआ। तुम कौन हो? देवराज चौहान। मोती खान फुर्ती से आगे बढ़ा और रिवाल्वर की नाल उसकी छाती पर रख दी। देवराज चौहान ने घूंट भरकर चेहरा ऊपर उठाया और मोती खान से कह उठा, जब तुम्हें कुछ करना चाहिए था तब तो तुमने कुछ किया नहीं, और अब बेकार की कोशिश में। अपने बारे में बताओ। मोती खान का चेहरा खतरनाक हो गया था। देवराज चौहान नाम है मेरा, बड़ा खान का दुश्मन हूं मैं। बकवास कर रहे हो तुम। जब्बार मलिक के बारे में खबर है तुम्हें? देवराज चौहान बोला। जब्बार? वह तो जम्मू जेल से फरार हुआ है हाल ही में। हाँ, उसे मैंने ही जेल से फरार करवाया था। मोती खान चौंका। ओह, तुम पुलिस वाले हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूं। पुलिस वाला होता तो किसी भी कीमत पर जब्बार को जेल से बाहर नहीं निकालता। मैं बड़ा खान का दुश्मन हूं, इसलिए जब्बार को जेल से फरार करवाया। बड़ा खान मुझे 35 करोड़ दे रहा था जब्बार को जेल से फरार करवाने के, परंतु मैंने उसे मुफ्त में भगा दिया। इसी कारण जब्बार और बड़ा खान के रिश्ते खराब हो गए। बड़ा खान सोचता है कि जब्बार के और मेरे बीच जरूर कुछ समझौता हुआ है, तभी तो मैंने उसे जेल से फरार करवाया। हाँ, ऐसा ही सुना है मैंने। मोती खान के होठों से निकला। परंतु मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वही हो? ये यकीन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि मैं वही हूं। मेरी तस्वीर लेकर जम्मू जेल के कर्मचारियों से पूछ लो कि मैं वही हूं या नहीं। वह मैं ही हूं मोती खान, और तुम्हारे भाई का अफसोस करने आया हूं। दांत भिज गए मोती खान के। उसने रिवाल्वर देवराज चौहान की छाती से हटाई और वापस जेब में रखकर सामने वाला गिलास उठाकर कुर्सी पर जा बैठा। वह बेचैन दिख रहा था। मैं आज सुबह ही कश्मीर पहुंचा। बड़ा खान के बारे में जानकारी पानी शुरू कर दी तो पता चला किसी से कि कल रशीद और मस्तान ने मोती खान के सामने उसके भाई गफ्फार को मार दिया। ये भी पता चला कि तुम बड़ा खान को वहां 60 लाख रुपया लौटाओगे, जिसकी हेरा फेरी करने की चेष्टा गफ्फार ने की थी। मोती खान ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। तुम क्या वह 60 लाख रुपए मुझसे लेने आए हो? मोती खान ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो चाहता हूं कि अगर तुम अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ मिल जाओ। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तुम्हारी क्या दुश्मनी है बड़ा खान से? कुछ तो होगी ही जो मैं उसके पीछे हूं। मैं बड़ा खान के खिलाफ नहीं जा सकता, मोती खान ने कठोर स्वर में कहा। क्यों? वह ताकतवर है। उसे पता भी चल गया कि मैं उसके खिलाफ सोचता हूं तो वह मुझे मार देगा। मैं भी ताकतवर हूं, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारी ताकत मैंने नहीं देखी, परंतु बड़ा खान की देखी है। उसके सामने मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। तुमने 60 लाख देना है बड़ा खान को, कैसे दोगे? रशीद मस्तान ही पैसा संभालते हैं, उन्हें दूंगा। ये दोनों कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानता। तुम मेरा इतना साथ दे सकते हो कि जब उन्हें पैसा दो तो वह जगह वक्त मुझे बता दो। क्यों? मैं उन पर नजर रखूंगा। इससे क्या हो जाएगा? ऐसा करके मैं बड़ा खान तक पहुंच जाऊंगा। बचकानी बात मत करो। इस तरह कोई भी बड़ा खान तक नहीं पहुंच सकता। मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसी घटिया बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो कि बड़ा खान मेरी जान ले ले, मोती खान ने गंभीर स्वर में कहा और दोबारा गिलास बनाने लगा। कम से कम तुम मुझे वह वक्त और जगह बता सकते हो
जहां तुम 60 लाख उन्हें दोगे। मैं खतरा नहीं उठाना चाहता। अपने भाई की मौत का कुछ तो बदला लो। कहीं तो मेरी सहायता करो मोती, देवराज चौहान ने कहा। मोती खान बेचैन दिखने लगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जब्बार कहाँ है? यहीं श्रीनगर में, आज ही पहुंचा है। तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने उसे जेल से निकालकर भगा दिया था। उसके बाद मैं उससे नहीं मिला, परंतु उसके बारे में मुझे खबर रहती है कि वह क्या कर रहा है। कम से कम वह बड़ा खान के साथ नहीं है। दोनों में दूरियां बन गई हैं मेरी वजह से। यही मैं चाहता था। बड़ा खान ने संगठनों से कहा कि जब्बार गद्दार है, पुलिस के साथ मिल गया है। बड़ा खान का इरादा जब्बार को शहीद कर देने का था। इस बात से जब्बार नाराज हो गया। अब वह कश्मीर आजादी नाम के संगठन के साथ है। मैंने इस संगठन का नाम नहीं सुना कभी, परंतु वह इसी संगठन के साथ है। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? मोती खान ने पूछा। बहुत बहुत। कितने? तुम सोच भी नहीं सकते। बड़ा खान को खत्म करने निकला हूं तो खाली हाथ नहीं हूं। मोती खान ने नया गिलास भरकर घूंट भरा। मुझे बताओ कि कब तुम 60 लाख रसीद मस्तान को दोगे? देवराज चौहान ने पूछा। मैं तुम्हारा साथ देकर फंस ना जाऊं। मोती खान ने गहरी सांस ली। मेरा विश्वास करो कि ऐसा कभी नहीं होगा। तुम हकीकत में हो कौन? तुमने कभी डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम सुना है? शायद शायद सुना है। हाँ, वह मैं ही हूं। ओह, मोती खान अब कुछ संभला सा दिखा। तुम आतंकवाद की दुनिया में कैसे आ गए? मैं बड़ा खान को मारने इधर आया हूं, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। तुम जो सोच रहे हो वह शायद हो ना सके। बड़ा खान को शायद कोई नहीं मार सकता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि वह कौन है, कहाँ रहता है। कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। रसीद मस्तान उसके बारे में जानते हैं? कुछ कह नहीं सकता। मोती खान बेचैन दिखा। तुम देवराज चौहान पर पूरा भरोसा कर सकते हो मोती खान। मैं तुम्हारे भाई की मौत का बदला लूंगा। मोती खान व्याकुलता भरे अंदाज में कुछ देर चुप रहा, फिर कह उठा। कल मैं रसीद और मस्तान को 60 लाख दूंगा। कहाँ? अभी कुछ तय नहीं है। कल सुबह ही उन्हें इस बारे में फोन करूंगा। ठीक है, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो और मेरा ले लो। जो भी बात तय हो फोन पर मुझे बता देना। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए। मैं जानता हूं कि तुम सफल नहीं होगे। बड़ा खान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर बोला। तुमने गफ्फार को बचाने की चेष्टा तो की होगी? हाँ, परंतु ज्यादा ना कर सका, वरना वह मुझे भी मार देते। तुम गलत धंधे में हो। अभी भी वक्त है कि इस काम से दूर हो जाओ, वरना कल को कोई और आएगा तुम्हें ढूंढता हुआ कि तुम्हें मार सके। इस काम का अंत मौत पर आकर ही खत्म होता है। देवराज चौहान ने कहा। मुझे इस बात का एहसास हो चला है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। तुम्हें गफ्फार की मौत और मेरे बारे में जानकारी किसने दी? पता चल जाता है, कहीं भी कोई भी बात छिपी नहीं रहती। फिर ये तो गफ्फार की मौत की बात थी। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कल मुझे फोन जरूर करना जब तुम 60 लाख देने जाओ। मैं भी फोन करके तुमसे पूछता रहूंगा। मोती खान ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। देवराज चौहान बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह देवराज चौहान होटल के कमरे में गहरी नींद में था। सुबह के 8:30 बज रहे थे, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। देवराज चौहान ने आंखें खोली, हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा लिया। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान, मोती खान की आवाज कानों में पड़ी। कहो मोती खान। अभी मेरी रसीद से बात हुई। मैंने उसे पैसे देने को कहा तो उसने कहा 12 बजे तक मुबारक गली पहुंचा दूं। मुबारक गली कहाँ है? ये बड़ा खान के एक ठिकाने का नाम है। उसने अपने हर ठिकाने को कोई नाम दे रखा है, समझा? ये कहाँ पर है? मोती खान ने मुबारक गली के बारे में बताया। तो तुम 12 बजे तक पैसा वहां पहुंचा दोगे? हाँ, अब तुम जो भी करो, लेकिन मेरा नाम बीच में ना आए। मैंने तुम पर विश्वास किया है। भरोसा रखो, तुम इस मामले में हो ही नहीं। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जगमोहन को फोन किया। तुम कब आए श्रीनगर? जगमोहन ने पूछा। कल ही पहुंचा था।
काम कैसा चल रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। कल शाम को ही काम शुरू कर दिया था। मेरे आदमी बड़ा खान के ठिकानों पर नजर रखे हैं कि रसीद मस्तान वहां आए तो उन पर हाथ डाला जा सके। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। जब्बार कैसा चल रहा है? सहयोग कर रहा है। अब मेरी बात सुनो। बड़ा खान के एक ठिकाने का नाम मुबारक गली है। देवराज चौहान ने कहा। मोती खान नाम का एक आदमी दिन के 12 बजे तक वहां 60 लाख पहुंचा देगा। उसके बाद उस ठिकाने का आदमी 60 लाख को रसीद मस्तान को देने जाएगा या रसीद मस्तान उस पैसे को लेने आएंगे। समझ गया। मुबारक गली के नाम के ठिकाने पर नजर रखो, शायद हम रसीद मस्तान तक पहुंच सकें। ठीक है, लगता है तुमने श्रीनगर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया है। हाँ, अब तुम्हें बताता हूं कि मुबारक गली कहां पर है। मेरे ख्याल में इस ठिकाने के बारे में जब्बार जानता है, मैं उससे पूछ लूंगा। जगमोहन ने कमरे में प्रवेश किया तो जब्बार को नाश्ता करते पाया। मैंने तो सोचा था कि तुम नींद में होगे। जब्बार ने जगमोहन को देखा, वह नाश्ते में व्यस्त रहा। अब्बा हुजूर का फोन आया अभी, जगमोहन ने बैठते हुए कहा। उन्होंने एक सूचना दी है। क्या? खाते खाते जब्बार ने जगमोहन को देखा। मोती खान नाम का आदमी? मोती खान? जब्बार के होठों से निकला। तुम जानते हो इसे? हाँ, ये बड़ा खान के लिए दलाली का काम करता है। इसका भाई गफ्फार भी बड़ा खान के लिए दलाली का काम करता है। कश्मीर में आतंकवादी दल इन दोनों भाइयों के जरिए भी बड़ा खान से काम करवाते हैं। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। अब्बा जान ने बताया है कि मोती खान 60 लाख रुपया 12 बजे तक मुबारक गली में पहुंचाने जाएगा। पैसे का काम रसीद और मस्तान संभालते हैं। वह वहां से कभी भी पैसा लेने आ जाएंगे या फिर अपना आदमी भेजकर पैसा कहीं और मंगवाएंगे। हमारे पास मौका है रसीद मस्तान को पा लेने का। जरूरी तो नहीं, परंतु मौका तो है। मैं क्या करूं? तुम मुबारक गली का ठिकाना जानते हो? हाँ, फिर तो तुम्हें साथ चलना होगा। तुम काले शीशे वाली कार में बैठे रहना और हमें मुबारक गली के ठिकाने के बारे में और वहां जाते मोती खान को पहचान कर हमें बताना, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, मैं साथ चलूंगा। तैयार हो जाओ। जगमोहन उठते हुए कह उठा। मैं भी बाकी तैयारी कर लूं। उस समय 11:30 बजे थे जब एक सड़क के किनारे काले शीशे वाली कार में बैठा जब्बार पास बैठे जगमोहन से बोला और हाथ का इशारा सामने की तरफ किया। वहां रहा मोती खान। जगमोहन ने उस तरफ देखा। फुटपाथ पर कई लोग आ जा रहे थे। कौन सा? जगमोहन की नजर बाहर ही थी। काली जैकेट वाला जिसने हाथ में बड़ा सा ब्रीफकेस उठा रखा है, जब्बार बोला। जगमोहन की निगाह काली जैकेट वाले पर जा टिकी जो कि मोती खान ही था और देखते ही देखते फुटपाथ से लगी सीढ़ियां चढ़कर नजरों से ओझल हो गया। उस ब्रीफकेस में 60 लाख रुपया था, जगमोहन बोला। जब्बार की नजर उन सीढ़ियों की तरफ ही थी। तुम इस ठिकाने पर कभी आए हो? जगमोहन ने पूछा। बहुत बार। कैसा है ये ठिकाना? क्या होता है यहाँ? ये ठिकाना खबरों का लेन देन करता है। 4 कमरे हैं ऊपर जहां बड़ा खान के कुछ आदमी रहते हैं। खबरों का लेन देन कैसे? किसी आदमी के पास बड़ा खान के काम की खबर है तो वह खबर देकर पैसे ले जाता है और जिसे खबर देनी हो उसे बुलाकर खबर दे दी जाती है। इस जगह को बड़ा खान का पोस्ट ऑफिस कह सकते हो। रसीद मस्तान यहाँ आते हैं? वह हर जगह जाते हैं। तभी जगमोहन का फोन बजने लगा। हेलो। जगमोहन ने मोबाइल निकालकर बात की। मोती खान को ऊपर जाते देखा? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। ओ अब्बा जान, जब्बार पास में है। उसने मोती खान की पहचान करा दी है, जगमोहन बोला। मेरे ख्याल में तुम्हें वहीं रहकर नजर रखनी चाहिए। शायद वे दोनों आए। प्रोग्राम तो यही है, जगमोहन ने कहा। जब्बार की निगाह बाहर थी। देवराज चौहान ने फोन बंद किया उधर से तो जगमोहन ने फोन जेब में रखा। क्या कह रहे थे मियाँ जी? मोती खान के बारे में बता रहे थे कि वह अभी ऊपर गया है। मियाँ जी भी यहाँ नजर रखवा रहे हैं? ये उनकी पुरानी आदत है कि वह कभी भी चैन से नहीं बैठते। मियाँ जी कश्मीर में है या जम्मू में? उनका कुछ पता नहीं चलता कि वह कब कहाँ पर हूँ। जब जरूरत पड़ती है मेरे से मिल लेते हैं, जगमोहन ने कहा और मोबाइल निकाल
कलाम को फोन करके कहा, तुम सब अपनी जगह पर हो? जी हाँ, वहीं रहो, हम ठिकाने पर नजर रख रहे हैं, कुछ हुआ तो बताएंगे, कहकर जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। मोती खान अब बाहर आ गया। वह खाली हाथ है, ब्रीफकेस भीतर दे आया है। हम यहीं पर नजर रखेंगे, मोती खान से हमें कुछ भी मतलब नहीं। तुम्हारे अब्बा को कैसे पता चला कि मोती खान पैसा लेकर इस ठिकाने पर आएगा? जब्बार ने पूछा। ऐसी बातें मैं अब्बा जान से नहीं पूछता। 1:30 बजे एक आदमी उन्हीं सीढ़ियों से उतरकर फुटपाथ पर आया। उसने वहां ही ब्रीफकेस थाम रखा था जो कि मोती खान लाया था। उस पर सबसे पहले जगमोहन की नजर पड़ी। उसने वही ब्रीफकेस थाम रखा है जो मोती खान लाया था। जगमोहन मोबाइल निकालते कह उठा। जब्बार ने उधर देखा और कह उठा, हाँ वही ब्रीफकेस है, वह रशीद मस्तान को पैसा पहुंचाने जा रहा है। जगमोहन ने मोबाइल पर कलाम से बात की। तुमने उस आदमी को देखा जो अभी अभी सीढ़ियां उतरकर फुटपाथ पर पहुंचा है? हाँ, वह मेरी नज़र में है। उसके पीछे जाना है, ब्रीफकेस में पैसा है, वह रशीद मस्तान के पास जा रहा है। ठीक है, हम उसके पीछे जाएंगे। हम भी हैं पीछे कलाम, परंतु वह नज़र से खिसकना नहीं चाहिए। मैं रशीद मस्तान तक पहुंचने का मौका गंवाना नहीं चाहता, कहकर जगमोहन ने मोबाइल जेब में रखा और पीछे से बाहर निकलकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जब्बार पीछे बैठा उस आदमी पर नजर रख रहा था। वहां पहले से ही खड़ी सफेद मारुति में वह बैठ रहा था। वह अकेला था। ब्रीफकेस उसने बगल की सीट पर रख दिया था। जगमोहन ने कार स्टार्ट की। वह सफेद मारुति आगे बढ़ी तो जगमोहन ने भी अपनी कार आगे बढ़ा दी। पीछा शुरू हो गया। दोनों कारों के बीच 2 पहिया वाहन थे। कारों में फासला था। कलाम की गाड़ी देखो कहां पर है, जगमोहन बोला। जब्बार ने काले शीशों के पार आगे पीछे नजरें दौड़ाई, फिर कह उठा, हमारे पीछे उसकी वैन है। जगमोहन सावधानी से कार के पीछे लगा रहा। सफेद मारुति कई मोड़ों से मुड़ रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है जब्बार कि ये रशीद मस्तान के पास से ही जा रहा होगा? जगमोहन ने पूछा। कह नहीं सकता, परंतु पैसा तो उन दोनों के पास से ही जाना है। इसका मतलब वह दोनों बड़ा खान का ठिकाना जानते हैं। कैसे? अंत में पैसा बड़ा खान तक ही पहुंचाया जाता होगा। हाँ, क्या पता बड़ा खान किस तरह इनसे पैसा लेता होगा। अपने आदमी भी भेज सकता है पैसा लेने के लिए। बड़ा खान सतर्क रहने वाला इंसान है और ये दोनों हर वक्त फील्ड में रहते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि ये दोनों बड़ा खान का ठिकाना जानते हों। जगमोहन कुछ नहीं बोला, परंतु ये दोनों बड़ा खान के बारे में काफी जानकारी रखते होंगे। आधे घंटे तक पीछा जारी रहा। सफेद मारुति वाले को पीछा करने के बारे में पता नहीं चल सका। वह सावधान नहीं था और सोच भी नहीं सकता था कि उसका पीछा भी किया जा सकता है। सफेद मारुति वाला ऐसे शोरूम पर पहुंचा जहां टीवी फ्रिज मिलते थे। उसने बाहर ही गाड़ी रोकी और ब्रीफकेस थामे उतरकर शोरूम में प्रवेश कर गया। जगमोहन ने सफेद मारुति के पीछे ही कार रोकी और इंजन बंद करके उतरता हुआ बोला, मैं अभी आया। इसके साथ ही जगमोहन तेज तेज कदमों से शोरूम में प्रवेश कर गया। जब्बार शोरूम पर नजरें टिकाए कार में ही बैठा रहा। जगमोहन ने शोरूम के भीतर प्रवेश किया और ठिठक कर हर तरफ नजरें घुमाई। काफी बड़े हाल में वहां शोरूम था। कतारों में फ्रिज और टीवी रखे हुए थे। 10-15 ग्राहकों की भीड़ भी थी वहां। जगमोहन हौले हौले आगे बढ़ने लगा। उसकी निगाह सफेद मारुति वाले को ढूंढ रही थी। जल्दी ही वहां नजर आ गया, जो कि हॉल के कोने में बने एक केबिन से बाहर निकला था। अब वह खाली हाथ था, यानी कि ब्रीफकेस केबिन के भीतर किसी को दे आया था। अब वह बाहर की तरफ बढ़ रहा था। जगमोहन ने फोन निकालकर कलाम से बात की। वह बाहर आ रहा है, उसे जाने दो, अब उसका पीछा करने की जरूरत नहीं। तभी शोरूम का सेल्समैन उसके पास पहुंचा। कहिए जनाब, क्या दिखाऊं? 2 बड़े फ्रिज लेने हैं, परंतु मेरी बीवी अभी तक नहीं आई, उसने यहीं मिलना था। तब तक मैं आपको फ्रिज दिखा देता हूं। कोई फायदा नहीं, मेरी पसंद की चीज मेरी बीवी को पसंद नहीं आती। वह ही आकर पसंद करे तो बेहतर होगा। जगमोहन मुस्कुराया। सेल्समैन उसके पास से हट गया। जगमोहन बाहर पहुंचा। सफेद मारुति वहां नहीं थी। जगमोहन कार की स्टीयरिंग सीट पर आ बैठा और पीछे बैठे जब्बार से कहा, ये जगह क्या है? मैं नहीं जानता, मैंने पहली बार जाना है कि यह ठिकाना भी है बड़ा खान का। जब्बार बोला, इसका मतलब तुम बड़ा खान के सब ठिकाने नहीं जानते? मैं बड़ा खान का आदमी नहीं हूं,
उसके काम अवश्य करता था। ऐसे में मुझे जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी ही है। तो वहां आदमी ब्रीफकेस शोरूम के भीतर किसे दे गया है? जब्बार ने पूछा। भीतर बने केबिन से मैंने उसे निकलते देखा, तब वहां खाली हाथ था। जगमोहन ने कहा। अब हम किस पर नजर रखेंगे? ब्रीफकेस पर, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वह बड़ा ब्रीफकेस है, छिपाकर नहीं ले जाया जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही कोई आदमी वह ब्रीफकेस लेकर यहां से निकलेगा। हमें उसके पीछे जाना होगा। परंतु एक बात समझ नहीं आई। क्या? 60 लाख जैसी मामूली रकम को इतने रहस्य भरे ढंग से क्या इधर उधर किया जा सकता है? क्योंकि ये पैसा रसीद मस्तान के हवाले करना है, मोती खान ने दिया है। इतनी सावधानी तो जरूरी है। तभी उसकी कार के पीछे एक कार आ रुकी। जगमोहन ने पीछे देखने वाले शीशे पर नजर मारी। पीछे वाली कार में उसे ड्राइवर के अलावा पीछे सीट पर 2 आदमी बैठे दिखे। जगमोहन ने वहां से नजर हटाकर शोरूम पर नजर मारी, फिर कह उठा, यहाँ हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पीछे रुकी कार का ड्राइवर बाहर निकला और शोरूम की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद जब वह वापस शोरूम से बाहर निकला तो उसके हाथों में वही ब्रीफकेस दबा था। जब्बार उसका चेहरा देखते ही चौंक पड़ा। आंखों में खतरनाक चमक नाची। उसके होंठ से निकला, ये तो रसीद मस्तान का ड्राइवर है। ब्रीफकेस इसके पास है। ओह, ये तो पीछे रुकी कार का ड्राइवर है। उस कार में पीछे 2 आदमी बैठे हैं। जगमोहन के होठों से निकला। जब्बार ने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे के काले शीशे के पार पीछे खड़ी कार में देखा। अगले ही पल उसके बदन में चींटियां रेंगती चली गईं। रसीद और मस्तान पीछे की कार में पीछे की सीट पर बैठे दिख गए थे। वह पीछे बैठे हैं। जब्बार के होठों से निकला। कौन? रसीद मस्तान। जब्बार ने वापस गर्दन घुमा ली। चेहरे पर कठोरता आ गई थी, जबकि जगमोहन की आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी। हमने बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ निकाला। जगमोहन ने तुरंत मोबाइल निकाला और कलाम का नंबर मिलाया। कार के काले शीशे होने की वजह से बाहरी लोग भीतर ठीक से नहीं देख पा रहे थे। कहो, कलाम की आवाज कानों में पड़ी। मेरी कार के पीछे एक कार खड़ी है। हाँ, देखा है उसे। रसीद और मस्तान उसमें है। उसका ड्राइवर भीतर से वही ब्रीफकेस लाया है। समझ गया। हाँ, मैंने उस आदमी को देख लिया जो ब्रीफकेस कार के खुले शीशे में से भीतर रख रहा है। इस वक्त वह लापरवाह है। जगमोहन सख्त स्वर में बोला। यहीं पकड़ लो उन्हें, ले चलो वैन में बैठाकर। ठीक है। जगमोहन ने फोन जेब में रखा। वे दोनों खतरनाक हैं, जब्बार बोला, परंतु इस वक्त उन पर काबू पाया जा सकता है। मेरे आदमी सब काम ठीक से करना जानते हैं। ड्राइवर को आते पाकर मस्तान ने पीछे का शीशा नीचे कर लिया था। पास आकर ड्राइवर ने ब्रीफकेस खिड़की से भीतर सरकाया तो मस्तान ने ब्रीफकेस थामकर रसीद की तरफ सरका दिया और खुद शीशा ऊपर करने लगा। रसीद ने ब्रीफकेस खोला तो उसे नोटों की गड्डियों से भरा पाया। बंद करके उसने ब्रीफकेस पांव के पास ही रख लिया। तब तक ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा था, परंतु कार स्टार्ट नहीं कर सका। उसके सीने पर खुली खिड़की से गन की नाल आ लगी थी। वह वैसे का वैसा ही थमक कर रह गया। ये देखकर रसीद और मस्तान चौंके। रसीद ने फुर्ती से रिवाल्वर निकाली कि तभी कारों के दोनों तरफ के दरवाजे बाहर से खोल लिए गए। गनें उन पर तन गई। रसीद और मस्तान के चेहरों पर खतरनाक भाव दिखने लगे। चलो उतरो, एक गन वाले ने दांत भींच कर कहा। जानते हो तुम किससे उलझ रहे हो? मस्तान गुर्रा उठा। रसीद और मस्तान से। रिवाल्वर रख दो और बाहर आ जाओ। वह पुनः गुर्रा उठा। कौन हो तुम लोग? आजादी ए कश्मीर संगठन है हमारा। तुम? रसीद चौंका। तुम लोगों ने ही जब्बार को हमारे हाथों से छीना था। बाहर आओ, उसने खतरनाक स्वर में कहा, परंतु रसीद ने हाथ में दबी रिवाल्वर से गोली चला दी। तेज धमाके के साथ गोली गनमैन की छाती में जा लगी। वह चीखते हुए पलटकर जमीन पर जा गिरा। रसीद ने दूसरी तरफ खड़े गनमैन पर गोली चलानी चाहिए। वह गनमैन कलाम था। मस्तान ठगा सा बैठा था। अपने आदमी को गोली लगते देखकर कलाम ने उसी पल गन वाला हाथ आगे किया, रसीद की छाती पर गन रखी और घोड़ा दबा दिया। तड़ 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 गोलियां निकली और रसीद की छाती को उधेड़ गईं। 2 पलों में ही रसीद शांत पड़ गया। मस्तान जैसे पागल सा हुआ बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पागल हुए कलाम ने मस्तान के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़े और बाहर खींच लिया। बाहर खड़े आदमियों ने मस्तान को थाम लिया। मस्तान की तलाशी ली गई। 2 रिवाल्वर और एक चाकू मिला।
उसके बाद वह मस्तान को घेरे चंद कदमों पर खड़ी वैन की तरफ बढ़ गए। कलाम दूसरी तरफ गिरे पड़े अपने आदमी के पास पहुंचा। गोली उसकी छाती पर लगी थी, वह कराह रहा था। दो आदमी पास आए तो उन्हें कहा, इसे उठाकर वैन में डालो। घायल को फौरन उठाकर वैन में ले जाया गया। उसने ड्राइवर की छाती से गन हटा ली और सब वैन में जा बैठे। वैन सड़क पर पहुंचते ही तेजी से दौड़ पड़ी। सहमे से खड़े लोग ये सब देख रहे थे। चंद पलों में ही सब कुछ हो गया था। ऐसा खून खराबा कश्मीर की सड़कों पर हो जाना बड़ी बात नहीं थी। लोग जानते थे कि यहाँ के संगठन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी जगमोहन बाहर निकला, पीछे वाली कार तक पहुंचा। रशीद मरा हुआ पसरा पड़ा था, खून सीट पर इकट्ठा हो रहा था। जगमोहन ने भीतर पड़ा ब्रीफकेस उठाया, जो कि काफी हद तक रशीद के खून से रंग गया था। वापस अपनी कार में पहुंचा, बगल वाली सीट के पास पायदान पर रखा ब्रीफकेस और कार स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ा दी। पीछे वाली सीट पर बैठे जब्बार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम्हारे आदमियों ने अच्छी तरह काम किया है, जब्बार बोला। वहां अच्छी तरह ही काम करते हैं। रशीद मर गया, उसने तुम्हारे साथी पर गोली चला दी थी। मेरे आदमी रहम करना नहीं जानते। तुमने भी मौका नहीं गंवाया और नोटों वाला ब्रीफकेस उठा लाए। पैसे को छोड़ता नहीं हूं, पैसा हमारी जरूरत है, हमारे संगठन के काम आता है। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि तुम लोग अपने घायल साथी को वहां छोड़कर भागे नहीं। हम अपने साथियों की पूरी कद्र करते हैं, परंतु ये बताओ कि हम जो जानकारी चाहते हैं उस जानकारी को पाने के लिए रशीद की मौत के साथ हमें क्या फर्क पड़ेगा? जगमोहन ने पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रशीद जानता था वह मस्तान जानता है। सब ठिकाने पर पहुंचे। सबसे पहले घायल के लिए डॉक्टर बुलाया गया। 3 गनमैन मस्तान को लेकर एक कमरे में चले गए। जगमोहन और जब्बार ने घायल को देखा। गोली दाईं तरफ छाती की हड्डियों में फंसी हुई थी। डॉक्टर फौरन उसका ऑपरेशन करने में लग गया था। कलाम को अपने घायल साथी की बहुत चिंता थी, वह गुस्से में था। जब्बार ने जगमोहन से कहा, मस्तान से मैं पूछताछ करूंगा। तुम? हाँ। जब्बार के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। मुझे बड़ा खान से अपना बदला भी लेना है। उसने सूरज भान की बातों में आकर मुझे गद्दार समझा, मुझे शहीद बनाने जा रहा था वहां। तुम गुस्से में उसे मार भी सकते हो और हम जानकारी से मरहूम रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं कि हम उसे क्यों लाए हैं। जब्बार गुर्रा उठा। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम ज्यादा आगे बढ़े तो तुम्हें रोक दूंगा। तभी जगमोहन का मोबाइल बजा। तुम क्या समझते हो कि मस्तान आसानी से मुंह खोल देगा? जब्बार ने दांत भींचकर कहा। उसके सामने रशीद को जिस तरह मारा गया उससे वह जरूर डर गया होगा। कहते हुए जगमोहन ने फोन निकाला। हेलो, मस्तान तुम्हारे हाथ लग गया? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ अब्बा जान, मस्तान हमारे पास है। उसका मुंह खुलवाओ और बड़ा खान के बारे में सारी जानकारी निकलवाओ। यही करने जा रहे हैं अब्बा जान, परंतु जब्बार कहता है कि मस्तान का मुंह वह खुलवाएगा। जब्बार गुस्से में है। 2 क्षणों की खामोशी के बाद देवराज चौहान की आवाज पुनः कानों में पड़ी। हो सकता है जब्बार तुमसे कोई खेल खेल रहा हो। वह अभी भी बड़ा खान का वफादार हो और मुंह खोलने से पहले ही मस्तान को मार देना चाहता हो। जब्बार पर यकीन मत करना और मस्तान के पास उसे अकेला मत छोड़ना। ठीक है अब्बा जान, जो भी जानकारी मिले मस्तान से वह मुझे बताना। इधर से देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। जगमोहन फोन को जेब में रखता जब्बार से बोला, अब्बा जान को जाने इतना भरोसा क्यों है तुम पर? क्या कहा मियाँ जी ने? वह कहते हैं जब्बार जो करेगा ठीक करेगा। ठीक है, चलो मस्तान के पास। दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़े कि सामने से कलाम आ गया। तुम्हारे साथी की हालत कैसी है? जगमोहन ने पूछा। अभी कुछ पता नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन करके गोली निकाल रहा है, कलाम ने कहा। तुम उसका ध्यान रखो, हम मस्तान से बात करने जा रहे हैं। मैंने रशीद को मारकर गलती तो नहीं की? उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था अपने साथी को गोली लगते देखकर। रशीद की मौत से हमें नुकसान नहीं पहुंचा। अगर तुम मस्तान को भी मार देते तो तब नुकसान ही नुकसान था। जगमोहन और जब्बार उस कमरे में जा पहुंचे जहां मस्तान को रखा गया था। 3 आदमी गने थामे उसके सिर पर सवार थे। मस्तान गुस्से में दिख रहा था, परंतु बेबस भी लग रहा था।
जब्बार पर निगाह पड़ते ही मस्तान चीखों उठा। तुम? मस्तान के होठों से निकला, गद्दार। जब्बार के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। ये संगठन आजादी एक कश्मीर का है मस्तान, जब्बार खतरनाक लहजे में कह उठा। इस संगठन ने मुझे सहारा दिया, वरना बड़ा खान ने तो मेरे लिए सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। मस्तान के होठों से गुर्राहट निकली। बड़ा खान ने तो मुझे शहीद बनाने की तैयारी कर ली थी, जबकि मैं गद्दार नहीं हूँ। इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के साथ मेरी कोई गोटी फिट नहीं थी। उसने मुझे मुफ्त में ही जेल से फरार करवा दिया था और बड़ा खान सोचता रहा कि जरूर बीच में कोई बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं बड़ा खान का वफादार था और अब हालात बदल गए हैं। ये बात तुम भी अच्छी तरह समझते हो कि तो तुम आजादी ये कश्मीर का सहारा लेकर बड़ा खान के खिलाफ काम कर रहे हो। मैं इस संगठन का सदस्य बन चुका हूँ। मेरी वफादारी की इन्हें जरूरत थी और मुझे भी साबित करना था कि मैं इनका वफादार हूँ। इस संगठन की चाहत है कि हर उस संगठन को खत्म कर दें जो कश्मीर का माहौल खराब कर रहा है, और इसके लिए सबसे पहले बड़ा खान के ही संगठन को चुना गया। अब देख ही रहे हो कि क्या हो रहा। गद्दार हो तुम। ये बात तब मेरे पे जमती जब मैं बड़ा खान के लिए काम करता। बड़ा खान ने तो मेरे को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर मुझे मारने की कोशिश की, वहां मेरे को खत्म कर देना। तुम पुलिस के साथ मिल गए थे। तुम छोड़ो, इन बातों का कोई अंत नहीं। इससे मिलो, ये अब्दुल्ला है, मियाँ जी का बेटा। उसने जगमोहन की तरफ इशारा किया। मियाँ जी कौन? मस्तान के दांत भिज गए। आजादी ये कश्मीर के मालिक। मैंने ये नाम कभी नहीं सुने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रशीद को शानदार मौत मिली। जब्बार कड़वी हंसी हंसा। मस्तान के चेहरे पर दर्द और गुस्सा आ ठहरा। तुम बचोगे नहीं जब्बार। बड़ा खान की ताकत जानते हुए भी तुमने उससे पंगा लिया। मुझे आजादी ये कश्मीर की बात बहुत अच्छी लगी कि जो संगठन कश्मीर में दहशत फैला रहे हैं, पहले उन्हें खत्म करो। कश्मीर से गोला बारूद की आवाज आनी बंद होगी तो दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंचेगी, वरना गोला बारूद में ही आवाज दबकर रह जाएगी। तुम कुत्ते हो जब्बार, तुम तो। तभी जब्बार ने चीते की तरह झपट्टा मारा और मस्तान के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। मस्तान तड़प उठा। जब्बार दरिंदा लग रहा था। जगमोहन होठ भींचे सतर्क सा पास ही खड़ा था। तूने ठीक कहा कि मैं कुत्ता ही हूँ, जब्बार गुर्राया। जब्बार के खौफ को भूल गया तू, जो मुझे गालियां दे रहा है। मैं वही जब्बार हूँ जिसके सामने तुम और रशीद आते थे तो संभल जाते थे। वही जब्बार हूँ मैं। सिर के बालों के खिंचाव के कारण पीड़ा की वजह से मस्तान का चेहरा लाल सुर्ख हो उठा था। आंखों में भी लाली भर आई थी। पानी चमक उठा, परंतु उसके दांत भिजे हुए थे। इस बात को मत भूलना कि अब तू जब्बार के सामने है। जब्बार दांत किटकिटा उठा। बता, बड़ा खान कौन है और उसका ठिकाना कहाँ है? वह कहाँ मिलता है? वह तू मेरे से कुछ भी नहीं जान सकता, मस्तान चीखा। जब्बार का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। वह कुर्सी सहित नीचे जा गिरा। मस्तान संभल कर उठा और खतरनाक ढंग से जब्बार पर छलांग लगा दी। जब्बार ने उसे दोनों हाथों से रोका और घुटना उसकी टांगों के बीच दे मारा। मस्तान के होठों से बुरी चीख निकली और फर्श पर जा गिरा। गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कोई गोली नहीं चलाएगा, जब्बार गनमैनों से बोला। ये मेरे लिए मामूली चीज है। मस्तान ने करवट ली और सीधा हो बैठ गया। तभी जब्बार ने जूते की ठोकर उसकी छाती पर मारी। मस्तान चीखकर फर्श पर जा लुढ़का। बड़ा खान को याद कर, बुला उसे। मैं भी देखता हूं कि जब्बार के हाथों से वह तुझे कैसे बचाता है। मस्तान फिर उठा और जब्बार ने उसे मौका दिया खड़ा हो जाने का। बोल, बड़ा खान के बारे में बोल। जब्बार दांत पीस उठा। तू कुत्ता है, मस्तान ने खतरनाक स्वर में कहा। जब्बार की टांग घूमी, परंतु इस बार मस्तान सतर्क था। मस्तान ने फुर्ती से जब्बार की टांग पकड़ ली। जब्बार जोरों से लड़खड़ाया और नीचे जा गिरा। टांग छोड़कर मस्तान उस पर झपट पड़ा, परंतु जब्बार तेजी से करवट लेता चला गया और मस्तान फर्श से जा टकराया। अगले ही पल जब्बार उछलकर खड़ा हुआ और नीचे पड़े मस्तान की गर्दन पर जूता रखकर दबाव बढ़ा दिया। मस्तान तड़पा। बड़ा खान यूं ही जब्बार का दीवाना नहीं था मस्तान, जब्बार कह उठा। कुछ तो बात होगी जब्बार में। तेरे जैसे 3 को एक साथ मसल दूं। बता, बड़ा खान के बारे में बता कि वह कहाँ मिलेगा। गले पर जूते का दबाव बढ़ने से, सांस रुकने से
मस्तान का चेहरा लाल हो उठा था। जब्बार ने उसकी गर्दन से जूता हटा लिया। मस्तान मुंह खोले गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी हालत बुरी हो रही थी। बता बड़ा खान कहाँ मिलता है, कहने के साथ ही जब्बार ने उसकी कमर में ठोकर मारी। मस्तान चीख उठा, तड़प उठा। फिर मस्तान हिम्मत करके उठने लगा। जब्बार खूनी नजरों से उसे देखे जा रहा था। मस्तान उठ खड़ा हुआ, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसी पल जब्बार की टांग घूमी और तेज वेग के साथ उसके पेट में जा पड़ी। मस्तान गला फाड़कर चीखा और उछलकर पीठ के बल जा गिरा। जब्बार उसके सिर पर जा पहुंचा और गुर्राया, रशीद आसान मौत मर गया, पर तेरी मौत उतनी ही बुरी होगी। मैं पूछता रहूंगा, तुझे मारता रहूंगा, इसी तरह तड़प तड़प कर तू मर। मैं नहीं जानता बड़ा खान कहाँ रहता है। तेरा क्या ख्याल है कि तेरा झूठ सुनकर मैं शांत हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा? जब्बार ने मौत भरे स्वर में कहा। फिर पलटकर वहां खड़े गनमैनों से कह उठा, चाकू और नमक मिर्च ले आओ। मैं इस हरामजादे को मरने नहीं दूंगा, तड़पाता रहूंगा। गनमैन ने जगमोहन को देखा। जगमोहन के सिर हिलाने पर गनमैन बाहर निकल गया। मैं सच में नहीं जानता कि बड़ा खान कहाँ रहता है, उसका ठिकाना नहीं जानता। मस्तान हाँफता हुआ कह उठा। जब भी वह मिलता है किसी ठिकाने पर आ जाता है या मुझे और रशीद को किसी ठिकाने पर बुला लेता था। अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हारा भरोसा करूं। हाँ, मैं सच कह रहा। तभी जगमोहन कह उठा, हम बड़ा खान तक पहुंचना चाहते हैं। तुम हमें बताओ कि कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं। मैं नहीं जानता। वह कहाँ आता जाता है, वह कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है। चूंकि उसे कोई पहचानता नहीं, इसलिए वह बेखौफ होकर घूमता है। उससे कौन कौन लोग मिलते हैं नहीं पता। यह हरामजादा आसानी से मानने वाला नहीं। जब्बार गुर्राया, नमक मिर्च और चाकू आ जाने दो, तब मैं इसके जिस्म पर चीरा लगाऊंगा और उसमें नमक मिर्च भरूंगा। तब देखना कैसे तड़पता है ये। मेरा विश्वास करो जब्बार, मैं सच। चुप साले कुत्ते। जब्बार दांत किटकिटा उठा। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम बड़ा खान से मिलने वालों में से किसी को भी ना जानते होगे। रोशन आरा जहां। जगमोहन के होंठ सिकड़े। ये कौन सी जगह है? जगह नहीं, ये औरत का नाम है। रोशन आरा श्रीनगर में लड़कियों से धंधा कराती है। बड़ा खान इससे लड़कियां मंगवाता रहता है रात भर के लिए। रोशन आरा बड़ा खान को मुस्तफ़ा के नाम से जानती है। बड़ा खान लड़की मंगवाने के लिए खुद को मुस्तफ़ा कहता है। लड़कियां कहाँ मंगवाता है बड़ा खान, ये मैं नहीं जानता। तो तुम कैसे जानते हो कि बड़ा खान वहां से लड़कियां मंगवाता है? मेरे और रशीद के सामने उसने कई बार रोशन आरा से बात की, इसलिए ये हमें पता है। जब्बार, इसके जख्मों पर नमक मिर्च लगाओ और इसके मुंह से सारी बातें निकलवाओ। जो भूल गया है वह भी बताएगा। जब्बार खतरनाक स्वर में कह उठा। तभी दरवाजा खुला और गनमैन ने भीतर प्रवेश किया। वह चाकू और नमक मिर्च ले आया था। जगमोहन कमरे से बाहर निकला और मोबाइल निकालकर देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा। वह देवराज चौहान को जहां आरा के बारे में बता देना चाहता था। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके बाद इसके आगे के एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखना। तो चलिए, अब आपसे 6वें एपिसोड में मुलाकात होगी। मिलते हैं खाकी से गद्दारी के एपिसोड नंबर 6 में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।